ब्रिज 1828 से 1831। एडिनबर्ग में मेरे 2 सत्र बिताने के बाद मेरे पिताजी ने या तो मेरी बहनों से ये सुना या खुद ही समझ लिया कि मैं चिकित्सक नहीं बनना चाहता। तब उन्होंने मुझे चर्च में फादर बनने की सलाह दी। वो तब मेरे इस तरह कुछ नहीं कर कर समय बर्बाद करने के सख्त खिलाफ थे। मैंने उनसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा, क्योंकि इंग्लैंड की चर्च की सीख पर मैं पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा था। तब मैंने धार्मिक किताबें पढ़ना शुरू किया और तब ये समझ पाया कि हमारे धर्म में जो भी कहा गया है वो पूरी तरह से सही है। जिस तरह मुझ पर पुरानी चली आ रही सोच का असर था, ये काफी अजीब लगता है कि मैं एक समय में फादर बनना चाहता था। फादर बनने की इच्छा अपने आप ही दब गई जब कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद मैं बीगल में प्रकृति के जानकार के तौर पर गया। कुछ मस्तिष्क वैज्ञानिक, यानी ऐसे लोग जो सिर के आकार से स्वभाव का अंदाजा लगा लेते हैं, तो अब भी मानते हैं कि मैं फादर बन सकता था। कुछ ही साल पहले जर्मन मनोविज्ञान संस्था के सचिव ने खत से मुझसे मेरी एक तस्वीर मांगी और उसके कुछ समय बाद एक सभा के बारे में बताया। उसमें मेरे सर के आकार के बारे में बात की गई थी और आखिर में ये कहा गया था कि मेरे सर के आकार के हिसाब से मुझ में इतनी श्रद्धा और आदर है जो 10 पुजारियों के बराबर है। फादर बनने के लिए मुझे किसी अंग्रेजी विश्वविद्यालय से डिग्री की ज़रूरत थी, पर क्योंकि मेरा जब से विद्यालय की पढ़ाई ख़त्म हुई थी तब से किसी भी शास्त्रीय किताब को हाथ तक नहीं लगाया था। मैं सब कुछ भूल चुका था, यहाँ तक कि कुछ ग्रीक अक्षर भी मुझे याद नहीं थे। इस वजह से मैंने अक्टूबर में दाखिला लेने की बजाय कुछ महीने तक श्रूजम्बरी नाम के अध्यापक से पहले ग्रीक सीखा और फिर 1828 में क्रिसमस के समय दाखिला लिया। इसके बाद मैं ग्रीक में अच्छा हो चुका था। एडिनबर्ग और विद्यालय की तरह कैम्ब्रिज में भी मेरे 3 साल बर्बाद ही रहे थे। मैंने गणित पढ़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि 1828 की गर्मियों में एक निजी अध्यापक के साथ बरमौथ भी गया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ था। गणित मुझे शुरुआत में बेमतलब सा लगता था, लेकिन आज इस बात का बहुत अफसोस होता है। मुझे कम से कम इतना गणित पढ़ना चाहिए था कि मैं कुछ जरूरी नियमों को समझ पाता। इसके बाद भी मुझे कभी बहुत कम अंक नहीं आए। शास्त्र के लिए मैं सिर्फ जरूरी कक्षा में ही जाता था। दूसरे साल में मुझे 1-2 महीने मेहनत करनी पड़ी थी, पर वो मैंने आसानी से कर ली थी। आखिरी साल में मैंने शास्त्र और गणित में मेहनत की थी। बीए पास करने के लिए पहले के लिखे कुछ नियम और विचार पढ़ना भी जरूरी था, जो मैंने परीक्षा में लिख तो दिए थे पर उतनी सफाई से नहीं समझा पाया था। वो पढ़ने में मुझे मजा जरूर आया था, लेकिन उन्हें याद करने के लिए मैंने ज्यादा जोर नहीं डाला था। सभी परीक्षाओं में ठीक ठाक जवाब देकर मैंने 10वां स्थान हासिल किया था। कुछ विषयों पर भाषण भी रखे जाते थे, मगर मुझे उनमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। इस वजह से मैंने सेडग्विक के कुछ जरूरी भाषण भी छोड़ दिए थे। अगर मैं उन्हें सुनता तो शायद बहुत पहले ही एक भूवैज्ञानिक बन जाता। हाँ, मैंने वनस्पति विज्ञान पर हेंस्लो के भाषण जरूर सुने थे और वो पसंद भी आए थे, मगर मैंने वनस्पति विज्ञान आगे पढ़ा ही नहीं। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर द ऑटोबायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डार्विन। मैं हूं आरजे गगन। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। हेंस्लो अक्सर विद्यार्थियों और कुछ अध्यापकों को सैर पर भी ले जाया करते थे, कभी पैदल, कभी बग्गी में, तो कभी नाव में। और वहाँ अलग अलग किस्म के पेड़ पौधों के बारे में बताते थे। इस सब के अलावा मेरा समय कैम्ब्रिज में बर्बाद ही हुआ था। मुझे पहले निशानेबाजी और शिकार में दिलचस्पी थी, और जब वो सफल नहीं हुआ तो इस देश के दौरे में मैंने बहुत समय गंवाया। उस समय में मैं कुछ कम उम्र के लोगों के साथ रहा करता था। हम साथ खाना खाया करते थे, कई बार थोड़ी पीकर साथ गाना गाया करते थे और पत्ते खिला करते थे। वैसे तो ये बहुत गर्व की बात नहीं है, मगर क्योंकि मेरे कुछ दोस्त बहुत अच्छे और जोशीले थे, मुझे उस समय को याद करते वक्त बहुत खुशी होती है। मेरे और भी बहुत मज़ेदार दोस्त थे। मेरी विटली से बहुत बनती थी। वो डरहम विश्वविद्यालय में पूर्व अध्यापक रह चुके थे। उसके बाद वो सीनियर रैंगलर बने। हम अक्सर साथ में टहलने जाया करते थे।
उन्होंने मेरे मन में तस्वीरों और नक्काशी के लिए रुचि पैदा की। मैं अक्सर फिट्स विलियम गैलरी जाया करता था और सुंदर चित्रों की तारीफ किया करता था। मैंने सर जोशुआ रेनॉल्ड्स की भी कई किताबें पढ़ी हैं। मुझे लंदन की नेशनल गैलरी और सेबेस्टिनो डेल पियम्बो की बनाई तस्वीर बहुत पसंद थी। वो मुझ में उत्सुकता पैदा करती थी। मैं अपनी एक दोस्त हर्बर्ट की वजह से संगीत में भी रुचि लेने लगा था। जॉन मॉरिस हर्बर्ट जिले अदालत की जज थी। उनके पास हाई रैंगलर की डिग्री थी। उन लोगों के साथ रहते हुए और उनका गाना सुनते सुनते मैं भी संगीत में दिलचस्पी लेने लगा था। मैं अक्सर ऐसे समय पर सैर पर जाया करता था जब किंग्स कॉलेज के गिरजाघर में प्रेयर का समय होता था, जिससे मैं उसे सुन पाता था। इससे मुझे बहुत आनंद मिलता था। ये सब मैं किसी दिखावे के लिए नहीं करता था। मुझे सच में संगीत में दिलचस्पी थी। कई बार मैं खुद किंग्स कॉलेज में जाया करता था और कई बार तो गायकों को घर बुलाया करता था। इस सब के बाद भी मैं संगीत में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ और अक्सर सुर में गलती कर बैठता हूँ। इसी वजह से ये चौंकाने वाली बात है कि मुझे संगीत में इतना सुकून मिलता है। मेरे संगीतकार मित्रों ने जल्द ही मेरी स्थिति को समझ लिया और कभी-कभी मुझे एक परीक्षा में पास करा के खुद को खुश किया, जिसमें ये पता लगाना था कि मैं कितनी धुनों को पहचान सकता था जब वे सामान्य से अधिक तेजी या धीरे-धीरे बजाए जाते थे। गॉड सेव द किंग खेला जाना एक मुश्किल पहेली था। एक और आदमी था जिसके कान लगभग मेरे जैसे ही खराब थे और ये कहना अजीब था कि वो बांसुरी बजाता था। एक बार मुझे अपनी एक संगीत परीक्षा में उसे हराने की जीत मिली थी। लेकिन इतनी उत्सुकता के साथ कैम्ब्रिज में किसी भी खोज को नहीं मानना मुझे उतना ही आनंद मिलता था जितना भौरों को इकट्ठा करने में मिलता था। ये केवल इकट्ठा करने का जुनून था क्योंकि मैंने उन्हें अलग नहीं किया और शायद ही कभी उनके बाहरी चीजों से तुलना पहले से प्रकाशित बातों के साथ की। लेकिन मैंने उन्हें नाम दिया। मैं अपने जोश का प्रमाण देता हूँ। एक दिन एक पुरानी छाल को फाड़कर मैंने दो काम मिलने वाले भंवरे देखे और दोनों हाथों में एक एक को पकड़ लिया। फिर मैंने एक तीसरा और नया प्रकार देखा जिसे मैं खो देना सहन नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि मैं पॉप हो गया। मैं किसी चीज में हारना सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपने दाहिने हाथ को अपने मुंह में डाल लिया। काश इसने कुछ तीव्र तीखा तरल पदार्थ निकाला जिसने मेरी जीभ को जला दिया, जिससे मुझे उस भंवरे को बाहर थूकने के लिए मजबूर होना पड़ा जो कि खो गया। और वैसे ही तीसरा भी था। मैं इकट्ठा करने में बहुत सफल रहा और दो नए तरीकों का पता लगाया। मैंने एक मजदूर को सर्दियों के दौरान खुरचने के लिए रखा, पुराने पेड़ों को काटकर एक बड़े बैग में रखवाया। जब मैं उन बजरों के नीचे कचरा इकट्ठा कर रहा था मुझे बहुत ही कम मिलने वाली प्रजातियां मिली। स्टीफन के इलिस्ट्रेशंस ऑफ ब्रिटिश इंसेक्ट्स में जादुई शब्द सी डार्विन एस्क द्वारा कैप्चर किए गए मेरी पहली कविता को प्रकाशित देखकर किसी कवि को इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे हुई थी। मेरा परिचय मेरे दूसरे चचेरे भाई डब्ल्यू डार्विन फॉक्स द्वारा किया गया था, जो एक चतुर और सबसे अच्छा व्यक्ति था, जो उस समय क्राइस्ट कॉलेज में था और जिसके साथ मैं बहुत करीब हो गया था। कुछ समय बाद मैं उन्हें बहुत अच्छे से जान गया था और ट्रिनिटी के अल्बर्ट वे के साथ बाहर भंवरे इकट्ठे करने जाने लगा, जो बाद के वर्षों में एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद बन गया। मैं उसी कॉलेज के एच हेनलो के साथ गया और बाद में एक मुख्य किसान, एक महान रेलवे के अध्यक्ष और संसद बने। इसलिए ऐसा लगता है कि भ्रंगों को इकट्ठा करने का स्वाद जीवन में भविष्य की सफलता का कोई संकेत है। मैं हैरान हूं कि कैम्ब्रिज में पकड़े गए कई भंवरों ने मेरे दिमाग पर कैसी गहरी छाप छोड़ी है। मुझे कुछ पदों, पुराने पेड़ों और किनारों की सटीक जगह याद है जहां मैंने अच्छी पकड़ बनाई थी। सुंदर पेनागियस क्रूज मेजर उन दिनों एक खजाना था और यहाँ डाउन में मैंने एक भंवरे को उड़ते हुए देखा और उसे उठाकर तुरंत महसूस किया कि ये पी क्रुक्स मेजर से थोड़ा सा अलग है और ये पी क्रोडेप्टिक्टिस है, जो केवल एक किस्म या मिलती जुलती प्रजाति है जो रूपरेखा में उनसे बहुत अलग नहीं है। मैंने उन पुराने दिनों में कभी भी लाइसीनियस को जिंदा नहीं देखा था, जो एक अनपढ़ आंख के लिए शायद ही कई काले कैरबेट बीटल से अलग हो। परंतु मेरे बेटे को यहाँ एक नमूना मिला और मैंने तुरंत जान लिया कि ये मेरे लिए नया है। फिर भी मैंने पिछले 20 वर्षों में एक ब्रिटिश भ्रंग को नहीं देखा था। मैंने अभी तक
किसी ऐसी हालत को नहीं बताया है जिसने मेरे पूरे करियर को किसी और से ज़्यादा प्रभावित किया हो, या प्रोफेसर हेंसलो के साथ ये मेरी दोस्ती थी। कैम्ब्रिज आने से पहले मैंने उन्हें अपने भाई से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना था जो विज्ञान की हर शाखा को जानता था और तदनुसार उनका सम्मान करने के लिए तैयार था। वो सप्ताह में एक बार एक खुला सदन को आयोजित करते थे जिसमें सभी स्नातक और विश्वविद्यालय के कुछ पुराने सदस्य जो विज्ञान से जुड़ते थे, और वो शाम को मिलते थे। मुझे जल्द ही फॉक्स के माध्यम से एक निमंत्रण मिला और मैं नियमित रूप से वहां जाता था। बहुत पहले मैं हेंसलो से अच्छी तरह परिचित हो गया था और कैम्ब्रिज में अपने आधे समय के दौरान अधिकांश दिनों में उनके साथ लंबी सैर के लिए जाने लगा, इसलिए कि मुझे कुछ डॉनों ने बुलाया था। वो आदमी जो हेंसलो के साथ चलता है और शाम को मुझे अक्सर अपने परिवार में खाने में शामिल होने के लिए कहता है, उसका ज्ञान वनस्पति विज्ञान, कीट विज्ञान, रसायन विज्ञान, खनिज विज्ञान और भूविज्ञान में बहुत अच्छा था। उनका सबसे मजबूत स्वाद लंबे निरंतर मिनट में ध्यान से देखने का परिणाम था। उनका फैसला सही था और उनका पूरा दिमाग अच्छी तरह से बराबर था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ये कहेगा कि उनके पास बहुत अच्छी काबिलियत है। वो गहरा, धार्मिक और इतने पुराने विचार वाले थे कि उसने मुझसे कहा था कि उस दिन वो दुखी होंगे यदि 31 लेखों का एक भी शब्द बदल दिया गया। उनके नीति के हिसाब से हर तरह से प्रशंसा करने योग्य था। वो घमंड या अन्य क्षुद्र भावनाओं के हर रंग से मुक्त थे और मैंने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा था जो अपने बारे में, अपनी चिंताओं के बारे में इतना कम सोचता हो। सबसे विजयी और विनम्र व्यवहार के साथ उनका स्वभाव बिना विवाद के रूप से अच्छा था। फिर भी जैसा कि मैंने देखा है, वो किसी भी बुरी कार्रवाई से सबसे अधिक क्रोध और तुरंत कार्रवाई के लिए प्रेरित हो सकता है। एक बार उनके साथ कैम्ब्रिज की गलियों में लगभग उतना ही भयानक नज़ारा देखा था जितना कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान देखा जा सकता था। दो बॉडी स्नैचर्स को गिरफ्तार किया गया था और जेल ले जाने के दौरान सबसे मजबूत लोगों की भीड़ ने उन्हें कांस्टेबल ने मार दिया था और अपने पैरों से कीचड़ की तरफ खींच लिया। वो सिर से पांव तक मिट्टी से ढके हुए थे और उनके चेहरे से या तो लात मारने से या पत्थरों के लगने से खून बह रहा था। वो लाशों की तरह लग रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी घनी थी कि मुझे कुछ मनहूस लोगों की झलकियां मिली। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति के चेहरे पर ऐसा क्रोध नहीं देखा जैसा कि हेंसलो ने इस भयानक नज़ारे में दिखाया था। उसने भीड़ में घुसने की बार बार कोशिश की, लेकिन ये असंभव था। फिर वो मेयर के पास दौड़ के गया और मुझसे कहा कि मैं उसका पीछा ना करूं, बल्कि और पुलिसकर्मी लाऊं। मैं इस मुद्दे को भूल जाता हूं, सिवाय इसके कि दो आदमी बिना मारे जेल में आ गए। हेंसलो की अच्छाई का अंत नहीं था। जैसे कि उन्होंने अपनी गरीबी पैदाइश के लिए अपनी कई अच्छी योजनाओं से साबित किया, जब बाद के वर्षों में उन्होंने दुविधा में जीवन बिताया। ऐसे व्यक्ति के साथ मेरी श्रद्धा होनी चाहिए और मुझे आशा है कि ये एक कीमती फायदा था। मैं एक छोटी सी घटना का उल्लेख करने से नहीं रोक सकता जिसने उनकी दयालुता को दिखाया। गीली सतह पर कुछ फूलों के लंबे केसरों के साथ जमी हुई धूल की जांच करते हुए मैंने देखा कि नली बाहर निकली हुई है, और अपनी आश्चर्यजनक खोज के बारे में बताने के लिए वो तुरंत दौड़ पड़ी। अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कम्युनिकेशन करने की इतनी जल्दी मेरे आने पर वनस्पति विज्ञान के किसी अन्य प्रोफेसर ने हंसने में मदद की होगी, लेकिन वो सहमत था कि घटना कितनी दिलचस्प थी और इसका अर्थ समझाया। लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से समझाया कि ये कितनी अच्छी तरह जाना जाता है। इसलिए मैंने उस समय कम से कम शर्मिंदा होने नहीं छोड़ा, लेकिन अपने लिए इतना लिखने योग्य सत्य खोजकर बहुत खुशी हुई। लेकिन अपनी खोजों को बातचीत करने के लिए इतनी जल्दी में नहीं होने का पक्का इरादा किया। डॉक्टर व्हीलर उन वृद्ध और प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे जो कभी कभी हेंसलों से मिलने आते थे, और कई अवसरों पर मैं रात में उनके साथ घर जाता था। सर जे मैकिन्टोश के बाद वो गंभीर विषयों पर सबसे अच्छे गोल थे जिन्हें मैंने कभी सुना था। लियोनार्ड जेनिन्स, प्रसिद्ध सोमे जेनिन्स, मिस्टर जेनिन्स के पिता के चचेरे भाई थे, जिन्होंने बाद में नेचुरल हिस्ट्री में कुछ अच्छे निबंध प्रकाशित किए। श्री जेनसिन्स अब ब्लोमफील्ड ने बीगल के जुलाली के लिए मछली की चर्चा की, तथा वो कागज की एक लंबी क्रम के लेखक हैं। वो अक्सर हेंसलो के साथ रहते थे जो उनका साला था। मैं फेंस स्वाहम बुलबेक की सीमाओं पर उनके आश्रम में उनसे मिलने गया और अच्छी तरह से टहला और उनके साथ प्राकृतिक इतिहास के बारे में बात की। मैं अपने से बड़े कई अन्य पुरुषों को भी मालूम हुआ जो विज्ञान के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते थे, लेकिन हेंसलो के दोस्त थे। एक स्कॉचमैन, सर एलेक्जेंडर रामजे का भाई और जीसस कॉलेज के शिक्षक थे।
वो एक सुंदर व्यक्ति थे, लेकिन ज़्यादा वर्षों तक जीवित नहीं रहे। एक अन्य थे, मिस्टर डाविस, बाद में हेयरफोर्ड के डीन और गरीबों की शिक्षा में अपनी सफलता के लिए मशहूर थे। ये लोग और अन्य लोग हैंसलो के साथ कभी-कभी देश में दूर की यात्रा पर जाते थे, जिसमें मुझे शामिल होने की अनुमति थी, और वो सबसे अधिक राजी थे। पिछली बातें याद करते हुए मुझे ये ख्याल आया कि कुछ तो होगा मुझ में कि बाकी युवाओं से हटकर जो ऊपर आए इतने बड़े लोगों ने अपने ज्ञान के क्षेत्र में जो इतने नामचीन हैं, उन्होंने मुझसे नाता रखा, जो ऐसा कभी होने ना देते। हालांकि मुझे इस श्रेष्ठता के बारे में नहीं पता था। मेरे एक मित्र टर्नर ने मेरा बीटल्स के साथ काम देखा था और देखकर कहा कि मुझे किसी दिन रॉयल सोसाइटी का हिस्सा होना चाहिए, और मुझे ये बात निरर्थक लगी। कैम्ब्रिज में मेरे अंतिम साल के दौरान मैंने बहुत उत्सुकता और ध्यान से हम बोडल्स का पर्सनल नैरेटिव पढ़ा, और सर जे हर्शेल का इंट्रोडक्शन टू नेचुरल फिलॉसफी पढ़ी, तो मेरे अंदर एक जोश सा जग उठा कि मुझसे जो भी बल पड़े और जितना भी प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दे पाऊँ दे दूँ। और किसी किताब के या लिखे ने मुझे इतना प्रभावित नहीं किया था जितना इन दोनों लेखनों ने किया। मेरी गर्मियों की छुट्टियां बीटल्स इकट्ठा करने में, पढ़ने में और कुछ इधर-उधर घूमने में कट गई। पतझड़ में मैंने दिल लगा के शूटिंग सीखी, वुडहाउस और मेयर के यहाँ, और कभी-कभी आइटन के यहाँ। सब देखते हुए मेरे कैम्ब्रिज में 3 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशहाल 3 साल थे, क्योंकि मैं स्वास्थ्य में अच्छा था और हर वक्त जोश में रहता था। जैसा कि मैं पहली बार क्रिसमस पर कैम्ब्रिज आया था, मुझे अपनी अंतिम परीक्षा पास करने के बाद 1831 की शुरुआत में 2 कार्यकाल रखने के लिए मजबूर किया गया था, और फिर हेंसलो ने मुझे भूविज्ञान का अध्ययन शुरू करने के लिए राज़ी किया। इसलिए श्रॉपशायर लौटने पर मैंने वर्गों की जांच की और श्रूसबरी के चारों ओर के हिस्सों को, नक्शे को रंग दिया। प्रोफेसर सेडगविक ने अगस्त की शुरुआत में पुरानी चट्टानों के बीच अपनी प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक जांच को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरी वेल्स का दौरा करने का इरादा किया, और हेंसलो ने उनसे मुझे अपने साथ ले जाने की अनुमति देने के लिए कहा। इस दौरे के संबंध में मेरे पिता सेडविक के बारे में एक कहानी सुनाते हैं। वो एक सुबह अपनी सराय से शुरू हुए थे और 1 या 2 मील चले थे जब सेडविक अचानक रुक गया और कसम खाई कि वो वापस आ जाएगा। निश्चित रूप से शापित बदमाश वेटर ने चैम्बरमिड को इस उद्देश्य के लिए उसे सौंपा गया छक्का नहीं दिया था। उसे अंततः परियोजना को छोड़ने के लिए राजी कर लिया गया था, ये देखते हुए कि विशेष पूर्णता के वेटर पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। एफटी तदनुसार वो आया और अपने पिता के घर सो गया। आज शाम उनके साथ एक छोटी सी बातचीत ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला। श्रूसबरी के पास एक पुराने बजरी के गड्ढे की जांच करते हुए एक मजदूर ने मुझे बताया कि उसने एक बड़े घिसे हुए उष्णकटिबंधीय वोल्यूट खोल में पाया था, जैसे कि कॉटेज की चिमनी टुकड़ों पर देखा जा सकता है, और चूंकि वह खोल नहीं बेचेगा, मुझे विश्वास हो गया कि उसने वास्तव में इसे गड्ढे में पाया था। मैंने सेडविक को इस तथ्य के बारे में बताया और उसने तुरंत कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे किसी ने गड्ढे में फेंक दिया होगा, लेकिन फिर जोड़ा, अगर वास्तव में वहां अंतर्निहित है, तो ये भूविज्ञान के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि ये मिडलैंड काउंटी के सतही जमा के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसे खत्म कर देगा। ये बजरी बिस्तर वास्तव में हिमनद काल के हैं, और वर्षों बाद मुझे टूटे हुए आर्कटिक गोले मिले, लेकिन मैं तब पूरी तरह से चकित था कि सेडगविक इंग्लैंड के मध्य में सतह के पास एक उष्णकटिबंधीय खोल के रूप में इस तरह के एक अद्भुत तथ्य पर प्रसन्न नहीं हो रहा था। इससे पहले किसी भी चीज ने मुझे कभी भी पूरी तरह से महसूस नहीं किया था। हालांकि मैंने विभिन्न वैज्ञानिक पुस्तकों में पढ़ा था कि विज्ञान तथ्यों को समूहबद्ध करने में शामिल है, ताकि उनसे सामान्य कानून या निष्कर्ष निकाले जा सकें। अगली सुबह हमने लैंगोलेन, कॉनवे, बेंगोर और कैपेल क्यूरिक के लिए शुरुआत। ये दौरा निश्चित रूप से मुझे ये सिखाने में उपयोगी था कि किसी देश का भूविज्ञान कैसे बनाया जाता है। सेडविक ने अक्सर मुझे उनके समांतर एक पंक्ति में भेजा, जिसमें मुझे चट्टानों के नमूने वापस लाने और मानचित्र पर सतरीकरण को चिन्हित करने के लिए कहा गया था। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने मेरी भलाई के लिए ऐसा किया, क्योंकि मैं उसकी सहायता करने के लिए बहुत अनजान। इस दौरे पर मेरे पास इस बात का एक शानदार उदाहरण था कि किसी के द्वारा देखे जाने से पहले घटनाओं को अनदेखा करना कितना आसान है। हालांकि वे विशिष्ट थे। हमने CWM इडवाल में कई घंटे बिताए, सभी चट्टानों की अत्यधिक सफाई से जांच की, क्योंकि सेडविक उसमें जीवाश्म खोजने के लिए उत्सुक थे। लेकिन हम में से किसी ने भी अपने चारों ओर अद्भुत हिमनदों की घटना पर कोई निशान नहीं देखा। हमने स्पष्ट रूप से बनी चट्टानों, झुके हुए शिलाखंडों, पार्श्व और टर्मिनल मोराइनों पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी ये घटनाएं इतनी स्पष्ट है
जैसा कि मैंने कई वर्षों बाद दार्शनिक पत्रिका 1842 में प्रकाशित एक पत्र में घोषित किया था। आग से जले हुए घर ने अपनी कहानी को इससे अधिक स्पष्ट रूप से नहीं बताया। घाटी, यदि ये अभी भी एक ग्लेशियर से भरा होता तो ये घटना आपकी तुलना में कम अलग होती। कैपल क्यूरिक में मैंने सेडग्विक को छोड़ दिया और कंपास द्वारा एक सीधी रेखा में चला गया और पहाड़ों के पार बारमाउथ तक गया। कभी भी किसी भी ट्रैक का अनुसरण नहीं किया जब तक कि ये मेरे पाठ्यक्रम के साथ मेल नहीं खाता। मैं इस तरह कुछ अजीब जंगली जगहों पर आया और इस तरह की यात्रा का आनंद लिया। मैंने कैम्ब्रिज के कुछ दोस्तों को देखने के लिए बारमाउथ का दौरा किया जो वहाँ पढ़ रहे थे, और फिर शूटिंग के लिए श्रूसबरी और मॉयर लौट आए, क्योंकि उस समय मुझे भूविज्ञान या किसी अन्य विज्ञान के लिए तीतर शूटिंग के लिए पहले दिनों को छोड़ने के लिए खुद को पागल समझना चाहिए था। वॉयेज ऑफ बीगल फ्रॉम दिसंबर 27, 1831 टू अक्टूबर 2, 1836। नॉर्थ वेल्स में अपने छोटे भूवैज्ञानिक दौरे से घर लौटने पर मुझे हेंसलो का एक पत्र मिला जिसमें मुझे सूचित किया गया था कि कैप्टन फिट्स रॉय किसी भी ऐसे युवक को अपने कैबिन का हिस्सा देने के लिए तैयार हैं जो स्वेच्छा से बिना वेतन के उसके साथ जाने के लिए तैयार है। बीगल की यात्रा के लिए प्रकृतिवादी, जैसे कि मेरा मानना है, मैंने अपने एमएस में दिया है, उन सभी परिस्थितियों का लेखा जोखा जनरल करें। मैं यहाँ केवल इतना कहूँगा कि मैं प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तुरंत उत्सुक था, लेकिन मेरे पिता ने मेरे लिए भाग्यशाली शब्दों को जोड़ते हुए कड़ी आपत्ति जताई। यदि आप सामान्य ज्ञान के लिए किसी भी व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं जो आपको जाने की सलाह देता है तो मैं अपनी सहमति दूंगा। इसलिए मैंने उस शाम को लिखा और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगली सुबह मैं 1 सितंबर के लिए तैयार होने के लिए मेर गया और शूटिंग के दौरान मेरे चाचा जोशिया वेजवुड ने मुझे भेजा, मुझे श्रूसबरी ले जाने और मेरे पिता के साथ बात करने की पेशकश की। जैसे कि मेरे चाचा ने सोचा था, मेरे लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार करना बुद्धिमानी होगी। मेरे पिता ने हमेशा कहा कि वो दुनिया के सबसे समझदार लोगों में से एक थे और उन्होंने तुरंत दयालु तरीके से सहमति व्यक्त की। मैं कैम्ब्रिज में काफ़ी फालतू था और अपने पिता को सांत्वना देने के लिए मैंने कहा कि मुझे बीगल पर सवार होने के दौरान अपने भत्ते से अधिक खर्च करने के लिए चालाक होना चाहिए, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन वो मुझे बताते हैं कि तुम बहुत चालाक हो। अगले दिन मैंने हेंसलो को देखने के लिए कैम्ब्रिज जाना शुरू किया और फिर फिट्ज रॉय को देखने के लिए लंदन गया और जल्दी ही सब कुछ व्यवस्थित हो गया। बाद में फिट्ज रॉय के साथ बहुत अतरंग होने पर मैंने सुना कि मेरी नाक के आकार के कारण मुझे अस्वीकार किए जाने का एक बहुत ही संकीर्ण जोखिम था। वो लेवेटर का एक उत्साही शिष्य था और उसे विश्वास था कि वो किसी व्यक्ति के चरित्र को उसकी विशेषताओं की रूपरेखाओं से आंक सकता है, और उसे संदेह था कि क्या मेरी नाक वाला कोई व्यक्ति यात्रा के लिए पर्याप्त ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के पास हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि बाद में वो संतुष्ट थे कि मेरी नाक ने झूठ बोला था। फिट्जरॉय का किरदार बाकी लोगों से एकदम ही अलग था। वो एक महापुरुष से कम नहीं थे। वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते थे और इतने दयालु थे कि दूसरों की मदद के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लेते थे। वो कभी मुश्किल से नहीं डरते थे, मजबूत विचारों के साथ हमेशा जोश में रहते थे और अपने दोस्तों को एक बेहद सच्चे मित्र के रूप में जाने जाते थे। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए वो किसी भी हद तक जाकर पूरी मदद करते थे। इस सब के साथ साथ वो बेहद सुंदर भी थे और पूरे जेंटलमैन थे। उनकी आदतें बेहद शाही अंदाज की थी, बिल्कुल अपने मशहूर मामा लॉर्ड कैसल रॉक की तरह, जो रियो में मिनिस्टर भी थे, लेकिन उनका चेहरा चार्ल्स सेकंड से कुछ ज्यादा ही मेल खाता था। डॉक्टर विल्च ने अपने द्वारा तैयार की गई फोटो का एक कलेक्शन मुझे दिखाया था और उसे देखकर मैं हैरान रह गया कि फोटो में वे व्यक्ति काफी हद तक फिट्स रॉय जैसा दिखता है। फोटो पर नाम था च ई सोबियस्क स्टूवर्ट, काउंटी डी अल्बनी, जो चार्ल्स सेकंड के ही परिवार से थे। दुखद बात थी कि फिट्स रॉय को गुस्सा बहुत तेज आता था। उनका मिजाज सुबह सुबह काफी गर्म रहता था और अपनी चील जैसी तेज आंखों से वो तुरंत ही समुद्री जहाज पर हुई गड़बड़ी ढूंढ लेते थे और गड़बड़ करने वालों को उनके भयानक गुस्से का सामना करना पड़ता था। वो मेरे साथ हमेशा अच्छे से पेश आते थे, लेकिन एक ही कैबिन में काम करते हुए बहस हो ही जाती थी, जिसके चलते पर्सनल लेवल पर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। हम दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई। जैसे भैया जाते हुए यात्रा की शुरू में ही जब हम ब्राज़ील पहुंचे तो उन्होंने वहाँ गुलामी को ठीक ठहराते हुए उनकी जमकर तारीफ की, जिसे सुनकर मुझे बेहद बुरा लगा। किस्सा सुनाते हुए उन्होंने बताया कि कैसे वो वहाँ के सबसे महान गुलामों के मालिकों से मिले थे। उस मालिक ने अपने गुलामों को बुलाकर पूछा कि क्या वे खुश हैं और क्या वे गुलामी की जिंदगी से आज़ाद होना चाहते हैं, तो सभी ने एक स्वर में जवाब दिया, नहीं। मैंने फिट्जरॉय से पूछा कि गुलामों का मालिक के सामने दिया गया जवाब क्या मायने रखता है। मेरे पूछने का अंदाज शायद थोड़ा मजाक उड़ाने वाला होगा, क्योंकि ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे जवाब देते हुए बोला कि क्योंकि मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ बिल्कुल काम नहीं करेंगे। इस सब के चलते मुझे लगा कि अब तो आखिर मुझे शिप छोड़नी ही है।
अपना गुस्सा शांत करने के लिए कैप्टन ने मुझे परेशान करते हुए फर्स्ट लेफ्टिनेंट को बुलवाया। ये खबर आग की तरह पूरी शिप पर फैल गई और फिर मुझे गन रूम के सभी अफसरों के साथ काम करने के लिए न्योते आने लगे। ये देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। आखिर कुछ घंटों बाद बड़प्पन दिखाते हुए फिट्जरॉय ने माफ़ी मांगते हुए मेरे पास आकर एक अफसर को भेजा और रिक्वेस्ट करी कि मैं उन्हीं के साथ काम करता रहूं। कई मायनों में वो महापुरुष थे। मैं शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो महानता में उनकी बराबरी कर सकता है। बीगल शिप की यात्रा मेरे जीवन की सबसे अहम घटनाओं में से एक है और इसी ने मेरे पूरे करियर को संवारा भी है। ये भी इतनी छोटी चीज़ के कारण हो पाया कि शायद ही आप विश्वास करेंगे। मेरे मामा ने मुझे 30 मील दूर श्रूसबरी तक छोड़ने की जिम्मेदारी ली थी, जो कि शायद ही कोई मामा अपने भांजे के लिए करेंगे। और वो भी इसलिए कि मुझ में कमी थी कि मेरी नाक थोड़ी अजीब थी। मैंने हमेशा अपनी पहली सच्ची ट्रेनिंग और ज्ञान के विकास के लिए बीगल की यात्रा का शुक्रिया किया है। इस दौरान मैंने नेचुरल हिस्ट्री की कई शाखाओं को करीब से देखा था। इसके कारण मेरी देखने समझने की शक्ति काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, जो कि सच पूछे तो पहले से ही काफ़ी तेज थी। बाकी सभी जगहों पर यात्रा से कहीं ज़्यादा जियोलॉजी की जांच पड़ताल मेरे लिए काफ़ी अहम रही है, क्योंकि यहाँ रीजनिंग का भी विकास होता है। पहली बार तो डिस्ट्रिक्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करने पर पत्थरों के इस जंजाल को देखकर तो निराशा ही होती है, लेकिन पत्थरों की धारियां और फॉसिल के नेचर की जांच पड़ताल करते हुए या सोचते और अनुमान लगाते हुए कि कहीं और क्या देखने को मिलेगा, धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट पर जैसे रोशनी सी पड़ती हुई दिखाई देती है और इसी तरह धीरे धीरे इसकी पूरी बनावट समझ में आने लगती है। मैं लॉयल की जियोलॉजी की किताब प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी का पहला वॉल्यूम अपने साथ ले गया था और इसे मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा था। इस किताब में जियोलॉजी में मेरी समझ बढ़ाने में बहुत मदद करी है। केप डी वर्ड में सेंट जैगो पहली जगह थी जिसकी मैंने जांच पड़ताल करी थी। इस दौरान मुझे लॉयल की किताब की कीमत समझ आई। मेरे पास कुछ और लेखकों की किताबें भी थी और ना जाने कितनी ही किताबें मैंने बाद में भी पढ़ी, लेकिन कोई दूसरी किताब लॉयल की किताब की बराबरी नहीं कर सकती है। थोड़े शब्दों में समझाऊं तो मेरा दूसरा इंटरेस्ट था सभी तरह के जानवरों को कलेक्ट करना और समुद्री जीवों की चीर फाड़ कर उन्हें समझना। लेकिन मैं ना तो अच्छा चित्र बना पाता था और ना ही एनाटॉमी की कुछ खास जानकारी रखता था, जिसके कारण एमएस का ढेर जो मैंने तैयार किया था बिल्कुल ही फालतू था। इस तरह यात्रा के दौरान मैंने अपना काफ़ी समय बर्बाद किया। केवल क्रस्टेशियन को समझने में जो मैंने समय लगाया था वही आगे चलकर मेरे कुछ काम आया, जब मैंने सिरीपीडिया का मोनोग्राफ तैयार करने का जिम्मा उठाया। दिन में समय निकालकर मैं जर्नल भी लिखा करता था। दिन भर में मैं जो देखता था उसे बहुत मेहनत से अपने जर्नल में लिख लेता था। ये एक बहुत अच्छी आदत बन गई थी। मेरे जर्नल का कुछ हिस्सा घर पर लिखे पत्रों का भी काम करता था, जो समय मिलने पर मैं इंग्लैंड भेज दिया करता था। वो सभी स्पेशल स्टडी, लेकिन इतने महत्व की नहीं थी जितना रोज़ मेहनत करने की आदत और हर चीज़ में पूरा ध्यान। जो मैंने इस दौरान सीखा था, जो कुछ भी मैंने सोचा या पढ़ा था, कहीं ना कहीं मैं जो देखता था या देखने वाला था उस पर भी गहरा असर डालता था और ये मेरी दिमागी आदत 5 साल यात्रा के दौरान ऐसे ही बनी रही। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने साइंस में आज तक जो भी कुछ किया है वो इसी ट्रेनिंग की वजह से ही हो पाया है। अपने पिछले दिनों को याद करते हुए आज मैं कह सकता हूँ कि इस तरह धीरे धीरे मेरा साइंस के प्रति झुकाव बाकी सभी चीज़ों से कहीं ज़्यादा बढ़ गया। पहले 2 साल मेरा शिकार करने का पुराना शौक पूरी तरह से जिंदा रहा और मैंने शिकार करके अपने लिए चिड़ियों और दूसरे जानवरों का पूरा कलेक्शन तैयार कर। लेकिन धीरे धीरे शिकार की आदत मेरे काम के बीच आने लगी। इस तरह बंदूक और मुझ में दूरी बढ़ती गई और आखिरकार अपने नौकर के हाथ में बंदूक थमाकर मैं देश का जियोलॉजिकल भूगोलिक ढांचा तैयार करने में जुट गया। ये बात मुझे बाद में अपने आप ही समझ में आई कि किसी स्किल या सपोर्ट से कहीं ज़्यादा मज़ा चीज़ों को समझने और रीजनिंग में है। शायद मेरे पिता ने ही सबसे पहले ये कहा था कि मेरी इन यात्राओं ने ही मेरे दिमाग को इतना विकसित करने में मदद की थी। मेरे पिता एक बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। वो बहुत सी चीज़ों को इतनी बारीकी से समझ लेते थे कि शायद ही कोई और व्यक्ति ऐसा कर पाए। मेरे पिता फ्रेनोलॉजी या किसी पर अंधविश्वास को नहीं मानते थे। उन्होंने जब पहली बार मुझे यात्रा के बाद देखा तो पलटकर तुरंत मेरी बहनों से कहा, अरे इसके सर का आकार तो बहुत बदल गया है। वापस यात्रा की बात करें तो 11 सितंबर 1831 को मैं थोड़ी देर के लिए फिट्जरॉय के साथ बीगल को देखने प्लाईमाउथ गया था। उसके बाद श्रूसबरी जाकर मैंने अपने पिता और बहनों से विदा ली। 24 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच मैं प्लाईमाउथ में ही रहा और फिर बीगल के साथ इंग्लैंड छोड़ दुनिया की सैर पर निकल पड़ा। हमने पहले भी 2 बार किनारा छोड़ अपनी जल यात्रा शुरू करने की कोशिश करी, लेकिन दोनों बार भारी आंधी तूफान के चलते ऐसा नहीं कर पाए। सच बताऊं तो प्लाईमाउथ में बताए गए ये 2 महीने मेरे लिए बेहद ही मुश्किल भरे रहे थे।
यहाँ मन बहलाने की मैंने पूरी कोशिश करी थी, लेकिन तब भी मन परेशान ही रहता था। यात्रा से पहले मैं ये सोच सोच कर दुखी था कि इतने लंबे समय के लिए अपने परिवार और दोस्तों से कैसे दूर रह पाऊंगा। और ऐसे समय में मुझे मौसम भी गहरे दुख में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। रह रहकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी और दिल में दर्द सा उठता था, किसी बेवकूफ़ नौजवान की तरह ही। वो भी जिसे मेडिकल साइंस का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो, मैं ये मान बैठा था कि मुझे कोई दिल की बीमारी है। मैंने इस डर से डॉक्टर को दिखाना भी ठीक नहीं समझा, कहीं मुझे यात्रा पर जाने से रोक नहीं दिया जाए। और इस यात्रा पर मैं हर कीमत पर जाना चाहता था। यहाँ शायद मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि यात्रा के दौरान हम लोग कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया। इस सब के बारे में मैंने अपनी प्रकाशित जर्नल में काफ़ी अच्छे से बताया है। अभी बार बार मेरी आंखों के सामने ट्रॉपिक्स के घने जंगलों की तस्वीर सामने आ जाती है। पेटागोनिया के रास्ते या टीरा के डेल्फ्यूगो के जंगलों से ढके पहाड़ों के बारे में सोचकर मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों ने मेरे दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन धरती के उन सुंदर नज़ारों को जहाँ प्रकृति की खुली जंगली तस्वीर दिखाई पड़ती हो, उनको भी भुलाया नहीं जा सकता। घोड़े की सवारी कर जंगली रास्तों से गुजरते हुए या नाव की यात्रा पर जाते हुए मैंने कई सुंदर नज़ारों का मज़ा लिया है। कई बार मेरी ये छोटी यात्राएं कई सप्ताह लंबी खिंच जाती थी। उस समय ना तो किसी तरह का डर सताता था और ना ही किसी तरह की परेशानी ही मुझे यात्रा पर जाने से रोक पाती थी। और आज शायद मैं आज भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। अपने साइंटिफिक काम देखकर भी मुझे बहुत सुकून मिलता है। कोरल आइलैंड की परेशानियों का हल हो या सेंट हेलेना की आइलैंड का जियोलॉजिकल ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचकर बहुत अच्छा लगता है। गलापागोस के आइलैंड में रहने वाले जानवरों और चिड़िया की आदतों को देखकर मैंने जो समझा था, वो मुझे साउथ अमेरिका में रहने वाले बाकी जानवरों और चिड़ियाओं में भी देखने को मिला था। ये भी एक बड़ी डिस्कवरी थी। जहाँ तक मैं अपने बारे में राय बना सकता हूँ, मैंने अपनी यात्रा के दौरान अधिक काम आरामदायक जांच की। मेरी इच्छा है कि मैं कुछ तत्व जोड़ सकूं प्राकृतिक विज्ञान के विशाल तत्वों में, लेकिन मेरे में एक उत्साह था कि एक उचित स्थान प्राप्त करूं इन वैज्ञानिक पुरुषों में, फिर चाहे ज़्यादा हो या कम इन लोगों से। मैं कोई राय नहीं बना सकता। मेरे साथी सेंट चागो का भूविज्ञान बहुत आकर्षित है, फिर भी सरल है। लावा की एक धारा समुद्र के तल पर बहती थी, जो हाल ही में ट्रेटियाडो गोले और कोरल से बनी थी, जो कि अब एक ठोस सफ़ेद चट्टान में बदल गया है। तब से पूरा द्वीप उथल पुथल हो रखा है। लेकिन सफ़ेद चट्टान की रेखा से मुझे एक नए और ज़रूरी बात का खुलासा हुआ। आसपास के गड्ढे लावा भरने से कम हो रहे थे। इससे मुझे पहली बार लगा कि मैं शायद विभिन्न देशों के भूविज्ञान पर एक किताब लिख सकता हूँ। और इसने मुझे खुशी से रोमांचित कर दिया। वो मेरे लिए एक यादगार वक्त था। और मैं कितनी स्पष्ट रूप से लावा की निचली चट्टानों को याद कर सकता हूँ, जिसके नीचे मैंने आराम किया था। सूरज की तेज गर्मी के साथ कुछ अजीब रेगिस्तानी पौधे उग रहे थे मेरे पास। पूल में मेरे पैर के पास जीवित मूंगे समुद्र जीव थे। बाद में यात्रा में फिट्जरॉय ने मुझे अपने कुछ जर्नल पढ़ने के लिए कहा और घोषणा की कि ये प्रकाशन के लायक होगा। तो यहाँ दूसरी किताब की संभावना है। हमारी यात्रा के अंतिम चढ़ाव के दौरान मुझे एक पत्र मिला, जिसमें मेरी बहनों ने मुझे बताया कि सेडगविक ने मेरे पिता से बात की थी और कहा कि मुझे प्रमुख वैज्ञानिक पुरुषों के बीच एक जगह लेनी चाहिए। मैं उस समय ये समझ नहीं सका कि उन्हें मेरे काम के बारे में कैसे पता लगा, लेकिन मुझे सुनने में आया कि मुझे बाद में विश्वास हुआ कि हेंसले ने कुछ पत्र पढ़े थे जो मैंने उन्हें फिलोसफिकल सोसाइटी ऑफ कैम्ब्रिज के सामने लिखे थे। बैठक में पढ़े 16 नवंबर 1835 और सोसाइटी के सदस्यों के बीच बांटने के लिए 31 पृष्ठों का एक पैम्पलेट में छपाया गया था और उन्हें निजी वितरण के लिए छपाया गया था। प्राचीन हड्डियों का मेरा संग्रह, जिन्हें हेंसलो भेजा गया था, ने भी जीवाश्म विज्ञानियों के बीच काफी ध्यान आकर्षित किया। इस पत्र को पढ़ने के बाद मैं एसेंशन के पहाड़ों पर चढ़ गया और ज्वालामुखी चट्टानों को अपने भूवैज्ञानिक हथौड़े के नीचे फिर से आवाज दी। ये सब दिखाता है कि मैं कितना महत्वाकांक्षी था। लेकिन मुझे लगता है कि इतने वर्षों के बाद ये सच के साथ कह सकता हूँ, हालांकि मैंने लॉयल और हुकर जैसे पुरुषों के लिए उच्चतम डिग्री की परवाह की जो मेरे दोस्त थे, मुझे आम जनता से ज़्यादा परवाह नहीं थी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरी पुस्तकों की एक बड़ी बिक्री ने या अत्यधिक आलोचना ने मुझे ज़्यादा खुश नहीं किया। लेकिन खुशी थोड़े समय के लिए थी और मुझे यकीन है कि मैंने प्रसिद्धि हासिल करने के लिए अपने पाठ्यक्रम से थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटा। मेरे इंग्लैंड लौटने से 2 अक्टूबर 1836, मेरी शादी 29 जनवरी 1839 तक। ये 2 साल और 3 महीने सबसे व्यस्त जो मैंने कभी बिताए। हालांकि मैं कभी-कभार अस्वस्थ था और इस वजह से कुछ समय खो दिया। श्रूसबरी, मेर, कैम्ब्रिज और लंदन के बीच कई बार आगे और पीछे जाने के बाद मैं 13 दिसंबर को कैम्ब्रिज में रहने के लिए बस गया, जहाँ मेरे सभी संग्रह हेंसलो की देखरेख में थे। मैं वहाँ 3 महीने रुका और प्रोफेसर मिलर की सहायता से अपने खनिजों और चट्टानों की जांच की।
मैंने जर्नल ऑफ ट्रेवल्स बनानी शुरू कर दी, जो कि मेरे पास एमएस जितनी मुश्किल नहीं थी। ये पत्रिका बहुत सावधानी से लिखी गई थी और जो मेरे मुख्य मजदूर थे, वो मेरे वैज्ञानिक परिणामों पे दिलचस्प सारांश बना रहे थे। मैंने लॉयल की विनती पर चिली के तट की ऊंचाई पर अपनी टिप्पणियों का एक छोटा सा लेखा भूवैज्ञानिक सोसाइटी को भी भेजा। जियोलॉजिक सोक प्रोक 1838 पृष्ठ 446-449। 7 मार्च 1837 को मैंने लंदन के ग्रेट मालबोरो स्ट्रीट में घर लिया और लगभग 2 वर्षों तक वहां रहा, जब तक कि मेरी शादी नहीं हुई। इन 2 वर्षों में मैंने अपनी जर्नल पूरी की, कई सारे पेपर्स पढ़े, जियोलॉजिकल सोसाइटी के सामने जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन पे एमएस बनाना शुरू किया और जूलॉजी ऑफ द वॉइस ऑफ द बीगल को प्रकाशित करने की व्यवस्था की। जुलाई में मैंने अपनी पहली नोटबुक खोली, प्रजातियों की उत्पत्ति के तत्वों के बारे में, जिसके बारे में मैंने लंबे समय तक विचार किया और अगले 20 वर्षों तक काम करना कभी बंद नहीं किया। इन 2 वर्षों के दौरान मैं थोड़ा समाज में गया और भूवैज्ञानिक सोसाइटी के मानद सचिवों में से एक के रूप में काम किया। मैंने लॉयल का एक बड़ा सौदा देखा। उनकी मुख्य विशेषताओं में से एक दूसरे के प्रति, काम के प्रति उनकी सहानुभूति थी और इंग्लैंड लौटने पर मैंने उन्हें प्रवाल भीतियों के बारे में, अपने विचारों के बारे में बताया, तो उन्होंने जो दिलचस्पी दिखाई, उससे मैं प्रसन्नता से खुश हो गया। इसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और उनकी सलाह और उदाहरण पर मुझे बहुत प्रभाव पड़ा। इस दौरान मैंने रॉबर्ट ब्राउन के साथ एक अच्छा सौदा देखा। मैं उनसे अक्सर बातें करता और रविवार की सुबह उनके साथ नाश्ता करने बैठ और उन्होंने जिज्ञासु टिप्पणियों और तीखी टिप्पणियों का एक समृद्ध खजाना डाला, लेकिन वे लगभग हमेशा मिनट के बिंदुओं से संबंधित थे और उन्होंने कभी भी विज्ञान के बड़े या सामान्य प्रश्न पर चर्चा नहीं की। इन 2 वर्षों के दौरान मैंने विश्राम के रूप में कई छोटी यात्राएं की और एक लंबी यात्रा ग्लेन रॉय की समांतर सड़कों पर की, जिसका एक लेखा जोखा फिलोसफिकल ट्रांजैक्शंस के रूप में प्रकाशित हुआ। 1839 पृष्ठ 39 से 82। ये पत्र एक बड़ी असफलता थी और मुझे इसके लिए शर्म आती है। दक्षिण अमेरिका की ज़मीन की ऊंचाई के बारे में मैंने जो कुछ देखा था, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने समांतर रेखाओं को समुद्र की गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन मेरे इस विचार को मुझे छोड़ना पड़ा जब अगासीज ने अपने ग्लेशियर झील सिद्धांत को स्थापित किया, क्योंकि हमारे तत्कालीन ज्ञान की स्थिति के तहत कोई अन्य स्पष्टीकरण संभव नहीं था। मैं समुद्री गतिविधि के पक्ष में बोला और जो मेरी गलती थी, वो मेरे लिए एक अच्छा सबक रही है कि विज्ञान के बाहर के सिद्धांत पर कभी भरोसा नहीं करना। चूँकि मैं पूरे दिन विज्ञान का काम करने में सक्षम नहीं था, इसलिए मैंने इन 2 वर्षों में विभिन्न विषयों पर बहुत सी अच्छी चीज़ें पढ़ी, जिसमें कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें थीं, लेकिन मैं इस तरह की पढ़ाई के लिए अच्छी तरह से फिट नहीं था। इस समय में मैंने वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की कविता में बहुत आनंद लिया और गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने भ्रमण को 2 बार पढ़ा। पूर्व में मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट मेरा मुख्य पसंदीदा था और बीगल की यात्रा के दौरान, जब मैं केवल एक ही वॉल्यूम ले सकता था, मैंने हमेशा मिल्टन को चुना। मेरी शादी से 29 जनवरी 1839 और अपर गॉवर स्ट्रीट में रहने से हमारे लंदन छोड़ने और नीचे बसने तक 14 सितंबर 1942। अपनी शादीशुदा सुखी जीवन और अपने बच्चों के बारे में बात करने के बाद वो आगे बताते, 3 साल और 8 महीने लंदन में रहने के दौरान मैंने वैज्ञानिक काम कम किया। हालांकि मैंने अपने जीवन में किसी भी अन्य समान अवधि की तुलना में जितना हो सके उतनी मेहनत से काम किया। ये बार बार होने वाली अस्वस्थता और एक लंबी और गंभीर बीमारी के कारण था। मेरे समय का बड़ा हिस्सा, जब मैं कुछ भी कर सकता था, कोरल रीफ्स पर अपने काम के लिए समर्पित था, जिसे मैंने शादी से पहले शुरू किया था और जिसमें से आखिरी प्रूफ शीट 6 मई 1842 को सही की गई थी। मेरे 20 महीने की मेहनत लगी इस बुक में। हालांकि ये छोटी सी है, क्योंकि मुझे प्रशांत के द्वीपों पर सारे काम को पढ़ना था और कई चार्टों से सलाह लेनी थी। ये वैज्ञानिक पुरुषों द्वारा अत्यधिक सोचा गया था और उसमें दिया गया सिद्धांत, मुझे लगता है, अब अच्छी तरह से स्थापित है। इस तरह की मोहक भावना में मेरा काम शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि पूरे सिद्धांतों में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के बारे में सोचा गया था। इससे पहले मैंने एक चट्टान को देखा था, इसलिए मुझे जीवित भीतियों की सावधानपूर्वक जांच और अपने विचारों का विस्तार करना था। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि मैंने पिछले 2 वर्षों के दौरान लगातार दक्षिण अमेरिका की भूमि के तटों पर उन्नयन के प्रभावों में भाग लिया और साथ ही तलछट का भी जमाव था। इस अलग रूप ने मुझे अवतलन के प्रभावों को बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिली और मुझे उससे प्रेरित किया। और तलछट के जमाव को बदलना आसान था। ऐसा करने के लिए बैरियर रीफ और एटोल के सिद्धांत का निर्माण होना ज़रूरी था।
लंदन में अपने निवास के दौरान कोरनरीक्स के इस काम के अलावा मैंने जियोलॉजिकल सोसाइटी के पेपर्स ऑन द एरेटिक बोल्डर्स ऑफ साउथ अमेरिका, जियोलॉग सॉन्ग प्रो 1842 भूकंप पर, जियोलॉग ट्रांस 1840 और मोल्ड के एजेंसी द्वारा रचना, ये भी पढ़ा था। मैंने बीगल की यात्रा में प्राणी शास्त्र के बारे में निगरानी करना भी जारी रखा था। ना ही मैंने कभी प्रजातियों के बारे में कुछ संशोधन किया और ना ही मैंने उनकी जानकारी निकाली, क्योंकि उस समय मैं बीमार था। 1842 की गर्मियों में कुछ समय के लिए मैं मजबूत था। मैंने पुराने ग्लेशियरों के प्रभाव को देखने के बारे में सोचा। उत्तरी वेल्स एक छोटा सा दौर था जो पहले बड़ी घाटियों से भरता था। मैंने दार्शनिक पत्रिका में जो देखा, मैंने उसे छोटे से रूप में प्रकाशित कर दिया। दार्शनिक पत्रिका 1842। इस सैर में मुझे बहुत दिलचस्पी थी। ये आखिरी बार में ये सब करने वाला था और भूवैज्ञानिक कार्यों के लिए आवश्यक सैर करने के लिए मैं मजबूत था। लंदन में जीवन के शुरुआती दौर में मैं समाज में जाने के लिए बहुत मजबूत था और कई वैज्ञानिक पुरुष और अन्य बड़े पुरुषों का एक अच्छा सौदा देखा। मैं उनमें से कुछ लोगों पर अपनी अच्छी छाप छोड़ूंगा, हालांकि मेरे पास कहने लायक इतना कुछ नहीं है। मैंने शादी से पहले और बाद में की लाइन की तुलना में किसी को अधिक नहीं देखा। उनकी एक विशेषता थी, जैसे कि स्पष्टता, सावधानी और मौलिकता का एक अच्छा सौदा था। जब मैंने भूविज्ञान पर उनसे कोई जानकारी ली, तो उन्होंने तब तक आराम नहीं लिया जब तक मुझे उस विषय के बारे में पूरी रूप से जानकारी नहीं मिल गई और हर समय मुझे हर चीज़ें पहले से अधिक समझ में आने लगी। वो हर समय मेरे सुझाव पर उनका मत देते थे और मुझे सलाह देते थे, और ये सब खत्म होने के बाद भी वो लंबे समय तक अनिश्चित रहते थे। उनकी एक दूसरी विशेषता थी, जो कि वो अन्य वैज्ञानिक पुरुषों के काम के प्रति बहुत सहानुभूतिक थे। मामूली दोहराव का हिसाब, लियल और आदि पर टिप्पणियां, जिसे अप्रैल 1881 में जोड़ा गया था, कुछ समय के बाद ये स्मरण लिखा गया था। बीगले की यात्रा से लौटने पर मैंने उन्हें अपने विचारों के बारे में समझाया, जो उनसे बहुत अलग थे, और मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ था और उनके द्वारा दिखाई गई रुचि से मैं प्रोत्साहित हुआ। विज्ञान में उनकी प्रबलता थी और उन्होंने मानव जाति की प्रगति में रुचि महसूस की। वो बहुत ही दयालु था और अपने धार्मिक विश्वासों में पूरी तरह उदार था। उनकी स्पष्टवादी बहुत स्पष्ट और उल्लेखनीय। उन्होंने वंश सिद्धांत को प्रकाशित किया, हालांकि उन्होंने लेमा के विचारों को विरोध करके बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी और इसके बाद वो बूढ़े हो गए थे। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि कई साल पहले मैंने उनसे कहा था कि जब भूवैज्ञानिकों के पुराने स्कूल के नए विचारों के विरोध पर चर्चा करते हुए कहते हैं, क्या अच्छी बात होगी कि यदि हर वैज्ञानिक व्यक्ति 60 साल की उम्र में मर जाए, जैसे कि बाद में वह नए सिद्धांतों को भी विरोध करेगा। लेकिन उसे ये उम्मीद थी कि अब जीने दे सकते हैं। लायल भूविज्ञान का विज्ञान बहुत देनेदार है, जैसा कि मेरा मानना है कि किसी भी अन्य की तुलना में वो अधिक देनेदार था। जब मैं बीगल की यात्रा शुरू कर रहा था, बुद्धिमान हेंसलो, जो अन्य भूवैज्ञानिकों की तरह था, उस समय लगातार मैं परले में भरोसा करता था। उन्होंने मुझे सिद्धांतों के पहले खंड को प्राप्त करने की और उसका अध्ययन करने की सलाह दी। वो उस समय ही प्रकाशित हुआ था, लेकिन विचारों को स्वीकार करने के लिए कोई कारण नहीं था। अब सिद्धांतों के बारे में कोई भी कितने ही अलग तरीके से बात करेगा। मुझे याद करते हुए गर्व हो रहा है कि वर्डे पर पहला स्थान किया था, अर्थात जागो ही होगा, जिसमें मैंने भूविज्ञान किया था। उन्होंने मुझे किसी अन्य कार्य में वकीलता करने वालों पर लाइन के विचारों की श्रेष्ठता के बारे में आश्वासित किया। लाइल की कार्यों का अधिक प्रभाव पहले फ्रांस और इंग्लैंड में विज्ञान की विभिन्न प्रगति में स्पष्ट रूप से दिख रहा था। एली ही ब्यूमॉन्ट की वर्तमान की परिकल्पना में, जैसे कि उनके केट्स ऑफ एलिवेशन और लाइंस ऑफ एलिवेशन, जो बाद की परिकल्पना में मैंने जियोलॉजिकल सोसाइटी में आसमान की प्रशंसा करते हुए सुना, बड़े पैमाने में लाइल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मैंने रॉबर्ट ब्राउन का एक अच्छा सौदा देखा था, सुविधाजनक प्रिम्स बोटानिकोरम, जैसे कि उन्हें हमबोल्ट नाम से भी बुलाया गया था। वो मुझे मुख्य रूप से उनकी टिप्पणियों की सूक्ष्मता और उनकी सटीकता के लिए याद रखने वाला लग रहा था। उनका ज्ञान असाधारण रूप से महान था और कुछ भी गलत करने की डर से उस कारण उनके साथ बहुत कुछ मर गया। उन्होंने अपने ज्ञान को सबसे अच्छे तरीके से मुझ पर इस्तेमाल किया, फिर भी कुछ समय मुझे अजीब तरह से होता था। मैंने बीगल की यात्रा से पहले उन्हें 2 या 3 बार फ़ोन किया था,
और एक अवसर पर उन्होंने मुझसे माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखने के लिए कहा और मैंने क्या देखा उसका उन्होंने वर्णन करने के लिए कहा। जब मैंने वो किया तो मुझे विश्वास हुआ कि वनस्पतियों की कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म का अलग ही धाराएँ थीं। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने क्या देखा, परंतु उन्होंने उत्तर दिया, "ये मेरा छोटा-सा राज़ है।" वो सब कार्यों में सक्षम था। प्रतिदिन वह बूढ़ा होता जा रहा था, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा था। किसी भी परिश्रम के लिए पूरी तरह से उपयोगी नहीं था। हुकर ने मुझे ये बताया था, एक बूढ़ा नौकर जो कुछ दूरी पर रहता था और इसे ज़ोर से पढ़ा। मैंने किसी भी वैज्ञानिक के लिए जलन काफ़ी है। मैं यहाँ कुछ अन्य बड़े व्यक्तियों का उल्लेख कर सकता हूँ, जिनको मैंने ज़्यादातर नहीं देखा और उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास बहुत कम है। मुझे सर जे हर्शल के लिए बहुत सम्मान महसूस होता था और केप ऑफ गुड में होप में उनके अच्छे घर में उनके साथ भोजन करके बहुत अच्छा लगा। मैंने उसे अन्य अवसरों में भी देखा। उन्होंने मुझे ज़्यादा बात करने का मौका नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो भी कहा वो सुनने लायक था। एक बार सर आर मर्चिसन को नाश्ते के समय पर घर पर मिला था, जो प्रसिद्ध हेम्बोल्टे हैं, जिन्होंने मुझे देखने की इच्छा व्यक्त करते हुए मुझे सम्मानित किया। लेकिन मैं उन महान व्यक्ति से थोड़ा-सा निराश था। मुझे हमारी मुलाकात के बारे में इतना कुछ याद नहीं है, सिवाय इस बात के कि हम्बोल्ट बहुत खुश मिजाज और बहुत बात करने वाला था। एक बार मैं हंसले बेजवुड से मिला था और वो मुझे बकले की याद दिलाता था। मुझे उनके तथ्यों को एकत्रित करने की उनकी प्रणाली के बारे में जान के बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझे बताया कि उसने जो भी किताबें खरीदी, पढ़ी और प्रत्येक खरीदी और उनको एक पूरे क्रम के अनुसार ही बनाया था, जो उनके विचारों के लिए उपयोगी साबित हो सकता था। और ये कि वो हमेशा याद रख सकते थे कि उन्होंने किस किताब में क्या पढ़ा था। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। मैंने उनसे पूछा कि सबसे पहले वो कैसे न्याय करेंगे कि कौन से तथ्य अधिक उपयोगी होंगे। उन्होंने उत्तर दिया कि वह नहीं जानता, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे ये मार्ग दिखाया। सूचना क्रम बनाने की इस आदत ने वो सभी प्रकार के विषयों पर विस्मयकारक संस्था में जानकारी देने में क्षमताशाली था, जो उसके सभ्यता के इतिहास में पाया जा सकता है। ये पुस्तक मुझे सबसे अधिक अच्छी लगी और मैंने इसे 2 बार पढ़ा, लेकिन मुझे संदेह है कि क्या उनका साधारीकरण कुछ भी लायक है। बगल एक महान बात करने वाला व्यक्ति था। मैंने उसे असल में कम ही बोलते हुए सुना था, क्योंकि उसने कोई अंतर्जाल नहीं छोड़ा था। जब मिसेस फॉरेर आगे गाने लगी तो मैं उछल पड़ा और मुझे लगा कि मुझे इसका गाना सुनना चाहिए। मेरे चले जाने के बाद वो एक दोस्त के पास चला गया और कहा, जैसे कि मेरे भाई ने सुना था, ठीक है, मिस्टर डार्विन की किताब उनकी बातों से बहुत अच्छी है। अन्य साहित्यकारों में मैं एक बार डीन मिलमैन के घर सिडनी स्मिथ से मिला था। उनके हर शब्द में कुछ ना कुछ मज़ेदार था। शायद ये भावी रूप से मनोरंजन की अपेक्षा के कारण था। वो लेडी कार के बारे में बात कर रही थी, जो तब बहुत बूढ़ी थी। ये वो महिला थी, जैसे कि उसने कहा था, कि एक बार उसके एक भाषण से इतनी प्रभावित हुई कि उसने प्लेट पर रखने के लिए एक दोस्त से गिन्नी उधार ली। उन्होंने अब कहा, आमतौर पर यह माना जाता है कि मेरी प्यारी पुरानी दोस्त लेडी कौर की नज़रअंदाजी की गई है और उन्होंने इसे इस तरह से कहा कि किसी को एक पल के लिए भी शक नहीं हो सकता है कि उनका मानना है कि उनके प्रिय पुराने दोस्त को शैतान ने नज़रअंदाज कर दिया था। मुझे नहीं लगता और मुझे ये भी नहीं पता कि वो इसे कैसे समझाने में कामयाब रहे। मैं इसी तरह एक बार मैकेले से लॉर्ड स्टैनहोप इतिहासकार के घर पर मिला था और रात के खाने में केवल एक अन्य व्यक्ति के होने के कारण मुझे उनकी बातचीत सुनने का एक उत्तम अवसर मिला और वह बहुत सहमत थे। उसने ज़्यादा बात नहीं की, ना ही ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक बात कर सकता है। जब तक कि वह दूसरों को अपनी बातचीत के फ्लो को डाइवर्ट किया, तब तक उसने इसकी अनुमति दी है। लॉर्ड स्टैनहोप ने एक बार मुझे मैकाले की स्मृति की सटीकता और सुधार का एक अनोखा लेकिन छोटा सा प्रमाण दिया। कई इतिहासकार अक्सर लॉर्ड स्टैनहोप के घर पर मिलते थे और विभिन्न विषयों पर चर्चा में वे कभी-कभी मैकाले से अलग होते थे और पहले वो अक्सर एक पुस्तक का बयान करते थे, देखो कौन सही था, लेकिन बाद में, जैसा कि लॉर्ड स्टैनहोप ने देखा, किसी भी इतिहासकार ने कभी भी इस समस्या को नहीं उठाया और मैकाले ने जो कुछ भी कहा वो अंतिम था। एक अन्य अवसर पर मैं लॉर्ड स्टैनहोप के घर इतिहासकारों की एक पार्टी और अन्य लोगों से मिला और उनमें से मोटली और ग्रोटे भी थे। दोपहर के भोजन के बाद मैं चेवनिंग पार्क में ग्रोटे के साथ लगभग 1 घंटे टहला और उनकी बातचीत में बहुत दिलचस्पी थी और उनके शिष्टाचार की सरलता और सभी ढोंग की कमी से प्रसन्न थे। बहुत पहले मैं इतिहासकार के पिता पुराने अर्ल के साथ कभी कभी भोजन करता था। वो एक अजीब आदमी था, लेकिन मुझे वो पसंद आया। लेकिन मैं उसके बारे में बहुत कम जानता था। वह साफ, दयालु और आराम देने वाला था। उसके बाद भूरे रंग के साथ बहुत ही साफ रूप से कलंकित थे और जब मैंने उसे देखा तो उसके कपड़े सभी भूरे रंग के थे।
वो हर चीज़ में विश्वास रखता था और दूसरों के लिए पूरी तरह से संदिग्ध थी। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, "क्यों ना आप अपने जियोलॉजी और ज़ूलॉजी के बेड़े को छोड़कर अकल्ट विज्ञान की ओर रुख करें।" इतिहासकार तब लॉर्ड महोन मेरे भाषण से हैरान थे और उनकी पत्नी प्रसन्न हुई। मैं जिस अंतिम व्यक्ति का ज़िक्र करूँगा वो है कार्लाइल, जिसे मैंने अपने भाई के घर पर कई बार देखा है और 2 या 3 बार अपने आप में देखा है। उनके लेखन की तरह उनका भाषण बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ था, लेकिन कभी-कभी वो एक ही विषय पर लंबे समय तक चलते थे। मुझे अपने भाई के घर एक मज़ेदार रात्रिभोज याद है, जहाँ अन्य लोगों के अलावा बैबेज और लियल भी थे, जो दोनों बात करना पसंद करते थे। हालाँकि कार्लाइन ने पूरे रात के भोजन के दौरान बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस पर सभी को चुप करा दिया। रात के खाने के बाद बैबेज ने अपने सख्त तरीके से कार्लाइन के साइलेंस पर उनकी बहुत ही दिलचस्प बात के लिए धन्यवाद दिया। कार्लाइन ने लगभग सभी का मजाक किया। एक दिन मेरे घर पर उन्होंने ग्रोटे के इतिहास को एक फॉइटेड क्वागमायर, एक डरावना कीचड़ कहा, जिसमें इसके बारे में कुछ भी आत्मिक नहीं था। मैं हमेशा सोचता था कि जब तक उनकी यादें सामने नहीं आती कि उनके चुटकुले अधूरेपन से मजाक थे, लेकिन अब ये गड़बड़ लगता है। उसका व्यक्तित्व एक उदास, लगभग निराश लेकिन परोपकारी व्यक्ति का था, और ये दुष्ट है कि कितने दिल से हंसा। मेरा मानना है कि उनका दान सच्चा था, हालांकि थोड़ी जलन से खराब नहीं था। चीज़ों और लोगों के चित्र बनाने की उनकी खास जोर पर कोई शक नहीं कर सकता। मैकाले द्वारा खींचे गए चित्रों की तुलना में कहीं अधिक चमकीला, जैसे कि मुझे लगता है। क्या उसके आदमियों की तस्वीरें असली थी? ये एक और सवाल है। वह मनुष्य के मन में कुछ महान मोरल ट्रुथ, नैतिक सत्यों को प्रभावित करने में सर्वशक्तिमान रहे हैं। दूसरी ओर गुलामी पर उनके विचार बागी थे। उसकी नज़र में शायद वो सही था। उसका मन मुझे बहुत नैरो माइंडेड लग रहा था। अगर ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस जिनका उन्होंने नीचा दिखाया किया, उसको बाहर रखा गया है, ये मेरे लिए सरप्राइज की बात है कि किंग्सले को उनके बारे में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बोलना चाहिए था जो विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा हो। वो इस विचार पर हंसे कि वीविल जैसा गणितज्ञ प्रकाश पर गोएथे के विचारों का न्याय कर सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि वह कर सकता था। उन्होंने सोचा कि ये सबसे बड़ा मजाक है कि किसी को भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि क्या ग्लेशियर थोड़ा तेज या थोड़ा धीमा चलता है या बिल्कुल नहीं। जहाँ तक मैं न्याय कर सकता हूँ, मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए इतना कमज़ोर हो। लंदन में रहते हुए मैं सामान्य रूप से अलग-अलग प्रकार के वैज्ञानिक समाजों की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते थे और भूवैज्ञानिक सोसाइटी के सचिव के रूप में कार्य करता था। लेकिन इस तरह की उपस्थिति और सामान्य समाज ने मेरे स्वास्थ्य पर इतना सपोर्ट किया कि हमने देश में रहने का वचन लिया, जिसे हम दोनों ने पसंद किया और कभी पछतावा नहीं किया। 14 सितंबर 1942 से मौजूदा समय 1876 तक निवास। सरी और अन्य जगहों पर कई बेकार खोजों के बाद हमने ये घर ढूंढा और इसे खरीदा। मैं एक चॉक जिले के लिए वनस्पति की तरह तरह के लुक से खुश था, और इसलिए इसके आसमान, जिसका मैं मिडलैंड काउंटी का आदी था, और वो जगह की बहुत शांति और गंदगी से भी और अधिक खुश था। हालांकि ये इतनी दूर की जगह नहीं है जितना कि एक जर्मन अखबार के एक लेखक ने बताया, जो कहता है कि मेरे घर तक केवल म्यूल ट्रेल, खच्चर पथ से पहुंचा जा सकता है। हमारे यहाँ खुद को ठीक करने से लगातार हमारे बच्चों की यात्राओं के लिए बहुत आरामदायक होने के कारण हमने जिस तरह उम्मीद नहीं की थी, उस तरह से सराहनीय उत्तर दिया गया। कुछ लोग हमारी तुलना में रिटायरमेंट में अधिक समय तक खुश रह सकते हैं। रिश्तेदारों के घर, कभी समुद्र तट या कहीं और जाने के अलावा हम कहीं नहीं गए। अपने निवास के पहले भाग के दौरान हम थोड़ा समाज में गए और यहाँ कुछ दोस्त मिले, लेकिन मेरा स्वास्थ्य लगभग हमेशा एक्साइटमेंट, तेज झटके और वॉमिटिंग के मरोड़ से पीड़ित रहा है। इसलिए मैं कई वर्षों से सभी डिनर पार्टियों को रिजेक्ट करने के लिए मजबूर हूँ, और ये मेरे लिए कुछ हद तक कमी जैसा रहा है, क्योंकि इस तरह की पार्टियाँ मुझे हमेशा एक्साइटेड करती हैं। इसलिए मैं यहाँ बहुत कम साइंटिफिक एक्सपर्ट्स को इनवाइट कर पाया। मेरा परम सुख केवल जीवन भर का रोजगार, वैज्ञानिक काम रहा है, और इस तरह के काम का जोश मुझे एक समय के लिए भूल जाता है कि मेरी दैनिक असुविधाओं को दूर कर देता है। इसलिए मेरे पास अपनी कई पुस्तकों के ऐलान के अलावा अपने बाकी जीवन में रिकॉर्ड करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कैसे आए, इसके बारे में कुछ जवाब देना उचित कैसे हो सके। मेरे कई प्रकाशन 1844 की शुरुआत में बीगल की यात्रा के दौरान देखे गए ज्वालामुखी द्वीपों पर मेरी जांच को प्रकाशित किया गया था। 1845 में मैंने अपने जर्नल ऑफ रिसर्च के एक नए एडिशन को ठीक करने में बहुत मेहनत की, जो कि 1849 में प्रकाशित हुई थी, जो फ्लिट्स रॉय के काम का हिस्सा था। इसकी सफलता मेरे पहले साहित्यिक पुस्तक, मेरी किसी भी दूसरी पुस्तक की तुलना में हमेशा मेरे घमंड को गुदगुदाती है।
आज भी ये इंग्लैंड और अमेरिका में लगातार बिक रही है और दूसरी बार इसका अनुवाद जर्मन, फ्रेंच और अन्य भाषाओं में किया गया है। बुक ऑफ ट्रेवल्स की सफलता विशेष रूप से एक वैज्ञानिक की इसके पहले प्रकाशन के इतने सालों बाद चौंका देने वाला है। दूसरे एडिशन की 10,000 कॉपी अभी बिक चुकी है इंग्लैंड में। 1846 में मेरे दक्षिण अमेरिका पर भूवैज्ञानिक प्रेषण प्रकाशित हुई। मैं एक छोटी सी डायरी में लिखा करता हूँ जिसे मैं हमेशा साथ रखता हूँ। उसमें मेरे 3 भूवैज्ञानिक पुस्तकों कोरल रीफ्स में शामिल ने मेरे 4.5 साल जितना काम लिया और अब मुझे 10 साल हो गए इंग्लैंड लौटे हुए। मैंने बीमारी से कितना समय गंवाया है, मेरे पास इन 3 पुस्तकों के बारे में कहने को कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि हाल ही में आश्चर्य था कि मुझे इसके नए एडिशंस के लिए बुलाया गया है। जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन दूसरा एडिट 1876, कोरल रीफ्स दूसरा एडिट 1874। अक्टूबर 1846 में मैंने सीरीपीडिया पर काम करना शुरू किया, जब चिली के तट पर मुझे एक अजीब रूप मिला जो कोनचेले पास के गोले के अंदर दफन हो गया और जो दूसरे अभी सिरिपेट से काफ़ी अलग था। मुझे इसके एकमात्र स्वागत के लिए एक नई वर्ग बनानी पड़ी। हाल ही में पुर्तगाल के तट पर एक दफना हुआ जाति पाया गया है। मेरे नए सिरिपेट के ढांचे को समझने के लिए मुझे कई सामान्य रूपों की जांच करनी पड़ी और इसने मुझे धीरे धीरे पूरे समूह को लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने अगले 8 वर्षों तक इस विषय पर लगातार काम किया और आखिर में 2 मोटे वॉल्यूम प्रकाशित, रे सोसाइटी द्वारा प्रकाशित, सभी जीवित प्रजातियों का वर्णन करते हुए कम प्रजातियों पर 2 पतले किताब। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि सर ई लेटन बुलवर के मन में मेरा ख्याल तब आया जब उन्होंने अपने एक नॉवेल्स में प्रोफेसर लॉन्ग का परिचय दिया, जिन्होंने लिम्पेट पर 2 बड़े वॉल्यूम लिखे थे। हालांकि मैंने 8 साल तक नौकरी की इस काम पे। मैंने अपनी डायरी में ये लिखा है कि मैंने अपनी बीमारी के कारण 2 वर्ष का समय गंवाया। इस कारण से 1848 में कुछ महीनों के लिए मालवोर्न गया हाइड्रोपैथिक इलाज के लिए, जिससे मेरी तबीयत काफ़ी सुधरी, जिससे कि जब मैं घर लौटा तो अपना काम फिर से शुरू कर पाया। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि 13 नवंबर 1948 को मेरे प्यारे पिता की मृत्यु हो गई, तो मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया और ना ही उनके एक वारिस के रूप में काम कर पाया। मुझे लगता है कि सिरिपेडिया पर मेरे काम की काफ़ी अहमियत है, क्योंकि कई नए और अद्भुत रूपों का वर्णन करने के अलावा मैंने सीमेंटिंग औजार की खोज के विभिन्न भागों में समानताएं बनाई। हालांकि मैंने सीमेंट ग्रंथियों के बारे में भयानक रूप से गलती की और अंत में मैंने साबित कर दिया कि हेम्ड्रोफ्राडाइट के पूरक और वो जीव जो दूसरों पर रहते हैं, इसके अंतिम वाली खोज की आखिरकार पूरी तरह से पक्की हो गई है। हालांकि एक समय में एक जर्मन लेखक ने मेरी कल्पना शक्ति के लिए पूरे खाते की खासियत देखकर खुशी व्यक्त की थी। सेपेरिडिस वर्ग बहुत ही अलग और कठिन प्रजातियों का समूह बनाते हैं और मेरा काम मेरे लिए काफ़ी काम का था जब मुझे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में सामान्य वर्गीकरण के सिद्धांतों पर चर्चा करनी थी। फिर भी मुझे संदेह है कि क्या मेरा काम इतने समय के लिए उपयोग के लायक था। सितंबर 1854 से मैंने अपना पूरा समय नोट्स के अपने बहुत बड़े ढेर को सही से जमाया, जांच करने और प्रजातियों के परिवर्तन के संबंध में प्रयोग करने के लिए समर्पित कर दिया। बीगल की यात्रा के दौरान मैं पंपियन गठन में मौजूदा आम्बलीलॉस जैसे कवच से ढके महान जीवाश्म जानवरों की खोज से मैं बहुत खुश हुआ था। दूसरे जिस तरह से सहयोगी जानवर महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर बढ़ने में एक दूसरे की जगह लेते हैं, और तीसरा गैलापागोस द्वीप के समूह की एक से ज़्यादा प्रस्तुतियों के दक्षिणी अमेरिका चरित्र द्वारा, और ख़ास रूप से इस तरीके से हर एक द्वीप पर वो हर समूह से थोड़ा अलग होते हैं। कोई भी द्वीप जियोलॉजी के नज़रिए से बहुत पुराने समय के नहीं लगते। ये स्पष्ट था कि इस तरह के तथ्यों के साथ साथ कई अन्य को केवल इस अनुमान पर समझाया जा सकता है कि प्रजातियों में धीरे धीरे बदलाव आ जाते हैं, और इस विषय ने मुझे परेशान किया। लेकिन ये समान रूप से स्पष्ट था कि ना तो आसपास की स्थितियों की कार्रवाई, ना ही जीवों की इच्छा, विशेषकर पौधों के मामले में असंख्य मामलों के लिए जिम्मेदार हो सकती है, जिसमें हर तरह के जीव अपनी जीवन की आदतों के लिए खूबसूरती से बदलते हैं। उदाहरण के लिए, पेड़ों पर चढ़ने के लिए कठफोड़वा या पेड़ मेंढक या हुक या प्लम द्वारा फैलाव के लिए एक बीज। मैं हमेशा से बहुत खुश हुआ हूँ इस तरह के बदलाव से, और जब तक यह समझाया नहीं जा सकता तब तक मुझे घुमावदार सबूतों से साबित करने की कोशिश लगभग बेकार लग रही थी कि प्रजातियों को बदलाव किया गया है।
इंग्लैंड लौटने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जियोलॉजी में लियल के उदाहरण का पीछा करके और पालतू जानवरों और पौधों की अलग-अलग प्रकार पर किसी भी तरह से बोर होने वाली सभी सच्चाइयों को इकट्ठा करके शायद कुछ प्रकाश डाला जा सके इस पूरे विषय पर। मेरी पहली नोटबुक जुलाई 1837 में खोली गई थी। मैंने सच्चे बेकनियन सिद्धांतों पर काम किया और बिना किसी सिद्धांत के थोक पैमाने पर तथ्यों को इकट्ठा किया, विशेष रूप से घरेलू प्रदर्शन के संबंध में छपे हुए सवालों द्वारा, होशियार प्रयोजकों और माली के साथ बातचीत द्वारा और बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद जब मैं उन सभी प्रकार की पुस्तकों की सूची देखता हूँ जिन्हें मैंने पढ़ा, जिसमें पत्रिकाओं और लेन-देन की एक पूरी सीरीज़ शामिल है, तो मुझे अपने उद्योग पर आश्चर्य होता है और जल्दी ही लगा कि जानवर और पौधों की उपयोगी नस्लें बनाने में चयन ही मनुष्य की सफलता की कुंजी है। लेकिन प्रकृति की स्थिति में रहने वाले जीवों के लिए चयन कैसे लागू किया जा सकता है? कुछ समय तक ये मेरे लिए एक रहस्य रहा। अक्टूबर 1838 में, यानी अपनी व्यवस्थित जांच शुरू करने के 15 महीने बाद, मैंने जनसंख्या पर मॉल्थस पढ़ा, मनोरंजन के लिए और मौजूदगी के लिए मेहनत की सराहना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया, जो हर जगह लंबे समय से जारी अवलोकन से चलता है। जानवर और पौधों की आदतों से मुझे तुरंत लगा कि इन हालातों में लाभदायक विविधताओं को सुरक्षित रखा जाएगा और नुकसानों को नष्ट कर दिया जाएगा। इसका परिणाम नई प्रजातियों का निर्माण होगा। जहां तक मुझे आखिरकार एक सिद्धांत मिल गया जिसके द्वारा काम करना सही था, लेकिन मैं किसी भी हानि से बचने के लिए इतना उत्सुक था कि मैंने कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं लिखने का सोचा। जून 1842 में मैंने पहली बार अपने सिद्धांत के कुछ सामान्य पेंसिल में 35 पृष्ठों में लिखने की संतुष्टि की आज्ञा दी और इसे 1844 की गर्मियों के दौरान 230 पृष्ठों में से एक में बढ़ा दिया गया, जिसे मैंने कॉपी किया और अभी भी मेरे पास है। लेकिन उस समय मैंने एक बहुत ज़रूरी समस्या को अनदेखा कर दिया था। ये मेरे लिए बहुत अलग है, सिवाय कोलंबस और उसके अंडे के सिद्धांत के बारे में। मैं इसे और इसके समाधान को कैसे अनदेखा कर सकता था? ये समस्या ऑर्गेनिक प्राणियों के स्वभाव पर है, जो एक ही स्टॉक से उतरे हैं। जैसे ही वो कम हो जाते हैं, चरित्र में बदलाव करते हैं। यह है कि वो बहुत अलग हो गए हैं। जिस प्रकार से सभी की प्रजातियों को जेनेरा के तहत अलग-अलग बाँटा जा सकता है, परिवारों के अंदर, पीढ़ी उप आदेशों के अंदर, परिवारों को ऐसे ही आगे। और मुझे याद है कि सड़क का वही स्थान जब मैं गाड़ी में था और जब मेरी खुशी का उपाय मेरे पास आया, और ये मेरे नीचे आने के लिए काफ़ी समय की बात है। जैसे कि मेरा मानना है, इसका उपाय ये है कि सभी मुख्य और बढ़ते रूपों की कम संतानें प्रकृति और अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा अच्छी हो जाती। 1856 की शुरुआत में लियल ने मुझे अपने विचारों को साफ तरह से लिखने की सलाह दी और मैंने एक ही बार में उनकी बात मान ली। मैंने जिस स्तर पर अपनी बाद में आई किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में काम किया था, उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा स्तर पर ये काम किया था। इसके बाद भी वो सिर्फ मेरी पढ़ी और समझी हुई बातों का एक हिस्सा थे। मैंने अभी आधा काम ही किया था कि इतने में 1858 की गर्मियों में मिस्टर वॉलेस ने मुझे अपना लिखा एक निबंध भेजा। वह तब मलय द्वीप समूह में थे। उन्होंने ऑन द टेंडेंसी ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट इन फेरेनिटी फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल टाइप पर अपना निबंध लिखा था और उनका और मेरा निबंध एक जैसा था। वो चाहते थे कि अगर मुझे उनका लिखा निबंध सही लगता है तो उसे मैं लियल के पास भेजूं, जिससे वो उसे पढ़ सकें। मुझसे लियल और हुकर ने कहा था कि मैं अपने एमएस का एक हिस्सा और 5 सितंबर 1857 को आशा ग्रे को लिखे एक खत में उसी समय पर छपने के लिए दूं जब वॉलेस का निबंध छपने के लिए आता है। मैंने किस हालत में इस बात के लिए हाँ कहा था, वो जर्नल ऑफ प्रेसिडिंग्स ऑफ द लीनिन सोसाइटी 1858 के पेज 45 पर बताया गया है। पहले मैं इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि वॉलेस को ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं तब ये भी नहीं जानता था कि उसका स्वभाव कितना विनम्र या उदार है। मेरे एमएस का हिस्सा और आशा ग्रे को लिखा खत दोनों ही कुछ खास ढंग से नहीं लिखे थे और इसलिए इतने समय से मैंने इसे छपने के लिए भी नहीं दिया था। वहीं दूसरी ओर मिस्टर वॉलेस का निबंध बहुत साफ और सुंदर तरह से लिखा था। इस वजह से जब हमारा काम साथ में आया, तब वो बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया। जितना मुझे याद है, सिर्फ डबलिन के प्रोफेसर हॉटर ने हमारे लेख के बारे में लिखा था। उनका कहना था कि हमने जो भी नई चीज़ें बताई हैं वो पूरी तरह से सही नहीं हैं, और जो हैं वो कोई नई खोज नहीं है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी खोज के बारे में हमें बहुत सरल तरह से लिखना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए। 1858 के सितंबर में मुझे लियल और हुकर ने सलाह दी कि मुझे प्रजातियों में आने वाले बदलावों पर एक खंड लिखना चाहिए। मैंने लिखना चालू तो किया, पर कभी तबीयत खराब होती थी और कभी डॉक्टर लेन की जल चिकित्सा की संस्था जो मूर पार्क में थी वहां पर गया होता था। 1856 में एमएस जिस मात्रा में शुरू की थी, उतनी ही कम मात्रा में उसे खत्म कर दिया था। उसमें पूरे 13 महीने और 10 दिन की कड़ी मेहनत लगी थी। वो 1859 के नवंबर में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के नाम से ही छपी थी। हालांकि उसके अगले एडिशन में काफ़ी बदलाव किए गए थे, पर मूल आधार वही था।
इस बात में कोई शक नहीं है कि ये काम मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा था। ये मेरा पहला काम था जो इतना सफल हुआ था। इसके पहले एडिशन की 1250 कॉपीज़ छपते के साथ ही बिक गई थी। इसके साथ दूसरे एडिशन की 3000 कॉपीज़ भी जल्दी ही आकर बिक गई थी और तो और 1876 में इंग्लैंड की इस किताब की 16,000 कॉपीज़ बिकी थी। किताब की कठिनता को देखते हुए ये बहुत चौंकाने वाली मात्रा है। कई यूरोपीय भाषा जैसे स्पेनिश, बोहेमियन, पोलिश और रूसी भाषा में भी बाद में इस किताब का अनुवाद किया गया था। मिस बर्ड का कहना तो यहाँ तक है कि जापानी भाषा में भी इस किताब का अनुवाद किया गया है और इसे शौक से पढ़ा भी जाता है। हालांकि प्रोफेसर मित्सुकुरी एफडी को लगता है कि मिस बर्ड को गलतफहमी हुई है। हेब्रियो ने अपने एक निबंध में बताया था कि जिस थ्योरी का मैंने इस्तेमाल किया है वह कुछ पुराने लिखे सबूतों में भी इस्तेमाल की गई है। शुरुआत में अपने काम पर छप रहे मैं सभी विचारों को पढ़ा करता था और उनकी गिनती भी किया करता था। अखबार को छोड़कर 265 बार मेरे काम के बारे में लिखा गया था। कुछ समय बाद मैंने गिनती छोड़ दी। इस विषय के बाद में काफ़ी निबंध और किताबें आईं और जर्मनी में तो हर साल 2 साल में 1 बार डॉर्विनियस पर कोई किताब आ ही जाती थी। ओरिजिन की सफलता को देखकर मेरा मानना है कि मैंने पहले ही जो 2 लेख लिखे थे, जो बहुत बड़े तो नहीं थे पर उनमें सब ज़रूरी बातें लिखी थी और जो एक बहुत बड़ी लिखी किताब का एक छोटा हिस्सा मैंने तैयार किया था, उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इस तरह से मैं और असरदार और सही चीज़ें लिख पाया। कई सालों तक मैंने एक बहुत ज़रूरी नियम माना था, वो ये था कि जब भी मुझे कोई अलग खबर, बात या कोई अलग नतीजा मिलता, मैं फ़ौरन उसे लिख लेता था क्योंकि हम अक्सर ऐसी बातों को जल्दी भूल जाते हैं। इस आदत की वजह से मेरे काम में बहुत कम गलतियाँ निकली थीं, इतनी कम कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता। कई लोगों का मानना है कि ओरिजिन की सफलता से ये पता चलता है कि इस विषय पर लोग पहले से सोच रहे थे और इस सच्चाई के लिए तैयार भी थे, तभी इसे इतनी सरलता से अपना पाए। मुझे ये सच नहीं लगता क्योंकि मैं किसी ऐसे प्रकृति के जानकार से नहीं मिला जिसे प्रजातियों के एक सा हो रहने पर शक हो, जो ये मानता हो कि प्रजातियों में बदलाव आते हैं। यहाँ तक कि लियल और हुकर भी मुझे सुनते तो थे, पर पूरी तरह से मानते नहीं थे। मैंने 1-2 बार कोशिश की थी कुछ लोगों को अपने विचार समझाने की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा मानना है कि काफ़ी काबिल लोगों के दिमाग में इससे मिलते-जुलते विचार थे तो सही, पर वो पूरी तरह तभी बाहर आए जब उन्हें समझाने वाली कोई थ्योरी आई। इस सफलता का दूसरा कारण था कि ये किताब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। ऐसा होता तो इसे काफ़ी लोग पढ़ते ही नहीं। ये मिस्टर वॉलेस की वजह से हो पाया। अगर 1856 में जिस मात्रा में मैंने लिखना चालू किया था उसी में लिखा होता तो किताब 3-4 गुना ज़्यादा बड़ी होती और अधिकतर लोग उसे नहीं पढ़ते। मैंने ये भी सीखा कि कई बार हमें देरी से फ़ायदा भी होता है। इस किताब में मैंने जो भी लिखा है वो तो मैंने 1839 में ही समझ लिया था, लेकिन ये किताब 1859 में आई। इस देरी से मुझे ज़रा भी नुकसान नहीं हुआ। मुझे इस बात से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा कि लोग ज़्यादा मोल मेरे काम को देते हैं या वॉलेस के काम को, और फिर उनके काम ने मेरी थ्योरी को और अच्छी तरह से साबित ही किया है। सिर्फ़ एक बात थी जिसे मैंने पहले से सही मानकर उस पर काम शुरू कर दिया था, और सच कहूँ तो मेरे घमंड की वजह से मुझे आज भी इस बात पर पछतावा होता है। इस बात का वास्ता हिमकाल यानी वो समय जब चारों ओर बहुत बर्फ हुआ करती थी, उससे है। तब के कुछ पेड़ पौधों और जानवरों की प्रजातियां ऊंची पहाड़ी और ठंडे इलाकों में पाई जाती। मुझे बात काफ़ी रोचक लगी और इसलिए मैं विस्तार में इस पर लिखने बैठ गया। बाद में ई फॉब्स ने काफ़ी नामचीन लेख जियोलॉजी सर्वे मीम 1840 लिखा था जो ऐसे ही विषय पर था। कुछ अंतर जो हमारे लेख में थे भी, मुझे लगता है कि उनमें मैं सही था। हालाँकि मैंने कभी खुलकर नहीं बताया कि मैंने इस विषय पर लिखा था। ओरिजिन पर काम करते वक़्त जब ये समझ आया कि एम्ब्रियो यानी गर्भ से लेकर एक पशु बन जाने तक के बीच में जितने भी स्तर होते हैं, उनमें इतने अंतर क्यों होते हैं? और एक ही स्तर पर जो एम्ब्रियो होते हैं, वो इतने समान क्यों होते हैं? तब मुझे बहुत सुकून मिला। जहाँ तक मुझे याद है पहले कभी इस बात पर गौर नहीं किया गया था। ये सोचकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था और मैंने ये सोचा भी था कि मैंने आशा ग्रे को भी एक खत लिखकर बताया था। कुछ सालों बाद फ्रिट्ज़ मूलर और हैकेल ने इस विषय पर बहुत अच्छे से काम किया और वो सबको बहुत पसंद भी आया था। मैंने इस विषय के एक भाग पर काम ज़रूर किया था, पर मुझे वो और विस्तार में करना चाहिए था क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों को आकर्षित नहीं कर पाया था। वहीं दूसरी ओर फ्रिट्ज़ मूलर और हैकेल ने बहुत अच्छा काम किया था और इसलिए तारीफ़ के हकदार। इससे पता चलता है कि मेरे काम को पढ़ने वाले सभी लोग हमेशा मुझे सही और सच्ची राय ही देते हैं। अगर उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आता है तो वो उसे नहीं पढ़ते हैं। मेरे विचारों को अक्सर गलत समझा जाता है और उनका विरोध भी किया जाता है, पर मैं ध्यान नहीं देता। मेरे काम की काफ़ी बार तारीफ भी की गई है। मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है कि कभी किसी बहस या झगड़े में मैं नहीं उलझा। ये इसलिए हो पाया क्योंकि मुझे लियल ने शुरुआत में ही कहा था कि
इस सब से सिर्फ समय बर्बाद होता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। इस वजह से मैंने हमेशा सिर्फ अपने काम में ही ध्यान लगाया। जब भी मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है या मेरे काम में कोई कमी है और जब मेरी निंदा की गई या चाहे फिर मेरी प्रशंसा की गई हो या मुझे अपमानित महसूस किया गया हो, ये 100 बार मुझे खुद को भी कहने में बहुत आराम मिलता है कि जहाँ तक हो सका मैंने बहुत मेहनत से काम किया है और कोई भी इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मुझे याद है कि गुड सक्सेस बे में टेरा डेल फ्यूगो के बारे में सोच रहा था और मुझे विश्वास है कि मैंने प्रभाव के लिए घर लिखा था। मैं प्राकृतिक विज्ञान में थोड़ा सा जोड़ने से बेहतर अपने जीवन का सही इस्तेमाल नहीं कर सका। ये मैंने अपनी काबिलियत से ज़्यादा किया है और क्रिटिक्स जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन वे इस विश्वास को ख़त्म नहीं कर सकते। 1859 के 2 महीनों के दौरान मैं ओरिजिन का दूसरा एडिशन को तैयार करने में पूरी तरह से व्यस्त था और विशाल पत्राचार द्वारा 1 जनवरी 1860 को मैंने पालतू बनाने के कार्य के तहत कई प्रकार के जानवरों और पौधों के नोट्स को मैंने जमाने शुरू कर, लेकिन ये 1868 की शुरुआत में प्रकाशित नहीं हुआ था। इसकी देरी के कारण मेरी बार-बार आने वाली बीमारी जो कि 7 महीने तक चली और दूसरा मेरी लालच अन्य विषयों पर प्रकाशित करने का, जो कि उस समय में उसमें मेरी रुचि अधिक थी। 15 मई 1862 को फर्टिलाइजेशन ऑफ ऑर्किड पर मेरी छोटी किताब प्रकाशित हुई जिसमें मुझे 10 महीने का समय लगा। पिछले कई सालों से बहुत से तथ्य धीरे-धीरे जमा हो गए थे। 1839 की गर्मियों के दौरान और मुझे विश्वास है कि पिछली गर्मियों के दौरान मुझे कीड़ों की मदद से मैंने फूलों के क्रॉस फर्टिलाइजेशन पर बहुत ध्यान दिया, जिससे मेरे हिसाब से ये परिणाम निकलता है कि प्रजातियों की उत्पत्ति पे क्रॉसिंग ने एक बहुत ज़रूरी भाग अदा किया है। हर एक गर्मियों के बाद मैंने इस विषय पर ज़्यादा और कम ध्यान नहीं दिया और नवंबर 1841 में रॉबर्ट ब्राउन की सलाह से सी के स्प्रेंगल की शानदार पुस्तक दास एंडेक्ट गेइमनिस टेर नेचर पढ़ी और इसमें मेरी रुचि और बढ़ गई। 1862 से कुछ साल पहले तक मैंने खास तौर पर हमारे ब्रिटिश ऑर्किड्स के फर्टिलाइजेशन में भाग लिया और मुझे लगता है कि ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी योजना है। पौधों के इस समूह पर एक ग्रंथ को पूरा करने में बजाय इसके कि मैं अन्य पौधों के संबंध में धीरे-धीरे एकत्र किए गए पदार्थ को बड़ी संख्या में उपयोग कर सकूं। मेरा संकल्प सही साबित हुआ, क्योंकि मेरी पुस्तक के आने के बाद से सभी प्रकार के फूलों पर फर्टिलाइजेशन पर आश्चर्यजनक संख्या में पेपर्स और अलग-अलग कार्य सामने आए हैं और मेरे द्वारा किए गए कार्य को कहीं बेहतर हैं। गरीब बूढ़े स्प्रेंगल के गुण जिन्हें इतने लंबे समय तक अनदेखा किया गया था, उनकी मृत्यु के बाद कई वर्षों बाद पूरी तरह से पहचाने जाते। उसी वर्ष के दौरान मैंने जर्नल ऑफ द लीनियन सोसाइटी में एक पेपर ऑन द टू फॉर्म्स या डिमोफोरिक कंडीशन ऑफ प्रिमुला प्रकाशित किया और अगले 5 सालों के दौरान मैंने डिमाफार्मिक और ट्राइमारफार्मिक प्लांट्स पर 5 पेपर प्रकाशित किए। मुझे नहीं लगता कि मेरे वैज्ञानिक जीवन में किसी चीज़ से मुझे इतनी संतुष्टि मिली है जितना कि इन पौधों के निर्माण के अर्थ को बनाने में। मैंने 1838 या 1839 में लीनन फ्लेमन के डिमॉर्फेम्स पर ध्यान दिया और पहले तो मुझे लगा कि ये बेमतलब बदलने वाला मामला है, लेकिन प्रिमूला की सामान्य प्रजातियों की जांच करने के बाद में मैंने पाया कि ये दोनों बहुत अधिक समान हैं और स्थिर थे, जिन्हें इस तरह से देखा जा सकता था। इसलिए मैंने लगभग मान लिया था कि आम गायों के टुकड़े और प्राइमरोज उच्च सड़क पर 2 लिंग में बनाने के लिए थे, कि एक रूप में छोटा स्त्री केसर और दूसरे रूप में छोटे पुष्प केसर गर्भपात की ओर रुझान कर रहे थे। इसलिए पौधों को इस दृष्टिकोण के तहत जांच किए गए थे, लेकिन जैसे ही छोटे पुंकेसर वाले फूलों के छोटे पुंकेसर से पराग के साथ फर्टिलाइजेशन किया गया, 4 संभावित संघों में से किसी भी अन्य की तुलना में अधिक बीज देने के लिए पाया गया और गर्भपात सिद्धांत सिर पर दस्तक दे गया। कुछ और प्रयोग के बाद भी ये स्पष्ट हो गया कि दोनों रूपों, हालांकि दोनों पूर्ण 2 लिंग थे, एक दूसरे के साथ लगभग एक ही संबंध रखते थे, जैसे कि 2 लिंगों का एक सामान्य जानवर। लीथरम के साथ हमारे पास एक दूसरे के साथ समान संबंध बनाने खड़े तीनों रूपों का और भी अधिक विचित्र मामला है। बाद में मैंने पाया कि एक ही रूप से संबंधित 2 पौधों के मिलन से होने वाली संतानों ने 2 अलग-अलग प्रजातियों के मिलन से मिश्रित एक नज़दीकी और अजीब समानता प्रस्तुत की। 1864 के शरद ऋतु के दौरान मैंने क्लाइंबिंग प्लांट्स पर एक लंबा पेपर पूरा किया और उसे लीनियन सोसाइटी को भेज दिया। इस पत्र को लिखने में मुझे 4 महीने लगे, लेकिन जब मुझे प्रूफ शीट मिली तो मैं बहुत बीमार था और मुझे जबरन उन्हें बुरी तरह से छोड़ना पड़ा और अक्सर अस्पष्ट रूप से बताया गया। उस पेपर पर बहुत कम ध्यान दिया गया था, लेकिन जब 1875 में इसे सही किया गया और एक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया तो इसकी अच्छी बिक्री हुई। मुझे ये विषय लेने के लिए प्रेरित तब हुआ जब मैंने असाग्रे के कुछ पेपर्स पढ़े जो 1858 में प्रकाशित हुए थे। उन्होंने मुझे बीज भेजे और कुछ पौधों को उगाने पर मैं ट्रेडिल्स और तनों के बदले
गतिविधियों से बहुत आकर्षित और हैरान था, जो कि वास्तव में बहुत सरल है। हालाँकि पहली नज़र में देखने में वे थोड़े विचित्र हैं। मैंने और भी अन्य प्रकार के चढ़ाई वाले पौधे खरीदे और पूरे विषय की पढ़ाई की। मैं इसके प्रति और आकर्षित हो गया, चूँकि मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था जो हेंसलो ने अपने लेक्चर्स में समझाया जुड़वा पौधों के बारे में और उनके स्वाभाविक रूप से बड़े होने के बारे में। ये जवाब काफ़ी गलत साबित हुआ। क्लाइंबिंग प्लांट्स द्वारा प्रकाशित कुछ अनुकूल उतने ही सुंदर हैं जितने कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन पे यकीन रखने वाले ऑर्किड। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मेरी वेरिएशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डोमेस्टिकेशन 1860 की शुरुआत में शुरू हुई थी, लेकिन ये 1868 की शुरुआत तक प्रकाशित नहीं हुई थी। ये एक बड़ी किताब थी और जिसमें मेरे 4 साल और 2 महीने जितनी मेहनत लगी। ये हमारे घरेलू निर्माण के बारे में मेरे सभी जांच और विभिन्न साधन से इकट्ठा किए गए सत्य की एक बड़ी संख्या देता है। दूसरे खंड में भिन्नता, विरासत आदि के कारणों और नियमों पर चर्चा की गई है, जहाँ तक हमारी वर्तमान ज्ञान की स्थिति का अनुमति देती है। काम के अंत में मैं पेंज़ोनोनिस की अपनी अच्छी तरह से गलत उपयोग की गई अनुमान देता हूँ। एक असत्य अनुमान का बहुत कम या कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद किसी को जाँच करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा ऐसी कुछ अनुमान स्थापित की जा सकती है, तो मैंने अच्छी सेवा की होगी, क्योंकि अलग-अलग सच्चाई की एक चौंका देने वाली संख्या को एक साथ जोड़ा जा सकता है और समझने के काबिल बनाया जा सकता है। 1875 में एक दूसरा और काफ़ी हद तक सही किया गया एडिशन निकाला गया, जिसमें मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। फरवरी 1871 में मेरा डिसेंट ऑफ मैन प्रकाशित हुआ था। 1837 या 1838 में जैसे ही मुझे विश्वास हो गया कि प्रजातियों में बदलने वाला निर्माण होता है, मैं इस चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकता कि मनुष्य भी इसी कानून के तहत आना चाहिए। मैंने मेरे हिसाब से खुद की संतुष्टि के लिए इस विषय पर नोट्स एकत्र करने चालू कर दिए और मेरा कोई इरादा नहीं था इतने ज़्यादा वक्त से इसको प्रकाशित करने का, तथा प्रजाति की उत्पत्ति में किसी खास प्रजाति की उत्पत्ति के बारे में चर्चा कभी नहीं की गई है। फिर भी मैंने इसे सबसे अच्छा समझा था कि कोई भी सम्माननीय व्यक्ति मुझ पर अपने विचारों को छिपाने का आरोप ना लगाए। ये जोड़ने के लिए कि काम से प्रकाश डाला जाएगा मनुष्य की उत्पत्ति और उसका इतिहास। पुस्तक की सफलता के लिए बेकार और नुकसान होता बिना कोई सबूत दिए उसकी उत्पत्ति के संबंध में मेरे विश्वास को परेड किया जाता। लेकिन जब मुझे पता चला कि कई सारे प्रकृतिवादियों ने प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को पूरी तरह से अपना लिया है, तो मुझे ये उचित लगा ऐसे कुछ नोट्स पर काम करूं और मनुष्य की उत्पत्ति पर एक खास निबंध प्रकाशित करूं। मुझे ऐसा करने में और अधिक खुशी हुई क्योंकि मुझे सेक्स पर पूरी तरह से चर्चा करने का मौका मिला, एक ऐसा विषय जिसने मुझे हमेशा बहुत दिलचस्पी दी थी। ये विषय और हमारे घरेलू उत्पादनों की विविधता के साथ भिन्नता के नियम, विरासत और पौधों की इंटर क्रॉसिंग के कारणों और कानून के साथ एकमात्र ऐसे विषय हैं जिनके बारे में मैं पूरी तरह से लिखने में सक्षम हूँ, ताकि जो चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं उन सभी का उपयोग किया जा सके। मनुष्य का वंश ये पुस्तक लिखने के लिए मुझे 3 साल लगे, लेकिन मेरी स्वास्थ्य की वजह से कुछ समय का हिस्सा खराब हो गया और बाकी समय कुछ अलग अलग छोटी रचनाओं को तैयार करने में चला गया। 1868 में मैंने डिसेंट का दूसरा और काफ़ी हिस्सा सही कर लिया था। एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मैन एंड एनिमल्स का एक किताब 1872 को शरद ऋतु के दौर में प्रकाशित हुई थी। मनुष्य का वंश इस किताब पर मेरा मानना ये था कि इस पर सिर्फ मैं एक ही अध्याय लिखूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे समझ में आ गया कि इसे अलग तरीके से लिखना चाहिए, जैसे कि अलग ग्रंथ की तरह। मेरे पहले बच्चों का जन्म 28 दिसंबर 1931 को हुआ था और उसके बाद अनेक विषयों के बारे में जानकारी लेना और उनके बारे में लिखने की शुरुआत कर और वो उन्होंने प्रकाशित किया, क्योंकि मुझे इसकी शुरुआती समय के साथ आत्मविश्वास महसूस हुआ कि मेरी लेखनी सबसे अलग है और बाकियों के लिए उपयुक्त ही साबित हुई। 1840 में गर्मियों के दौरान मैंने सर सी बेल की अभिव्यक्ति पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने उनकी पुस्तकें पढ़ी और उस विषय में मेरी रुचि और बढ़ने लगी, लेकिन मैं उनकी कुछ चीज़ों से सहमत नहीं था। उन्होंने अपनी लेखनी में मांस विषयों के बारे में बताया था। कभी-कभी मैं इस विषय पर आगे भी चला जाता था और उन्होंने दोनों मनुष्य और पालतू जानवर के संबंध के बारे में कुछ जानकारी बताई थी। मेरी किताबों की बिक्री बड़ी मात्रा में हो रही थी। मैंने प्रकाशन के दिन 5239 किताबों की बिक्री। 1860 की गर्मियों के मौसम में मैं हार्टफील्ड के पास आराम कर रहा था, जहाँ ड्रेसेरा की 2 प्रजातियां थीं। मैंने एक बात देखी कि उन पत्तों में अनेक कीड़े फंस गए थे। मैं कुछ पौधों को घर लेकर आ गया और उन पौधों पर कीड़े छोड़ दिए और मैं उनकी हालचाल को देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कीड़ों को किसी विशिष्ट उद्देश्य से पकड़ा गया है। मैंने समान प्रकार से अलग-अलग नाइट्रोजन और नॉन नाइट्रोजन को उधर छोड़ दिया और बाद में मुझे ये समझ में आ गया कि इस प्रक्रिया में एक अलग तरह की ऊर्जा निर्माण हो गई है और मुझे ये स्पष्ट हुआ कि ये जांच के लिए एक महत्वपूर्ण और नया क्षेत्र था। बाद के वर्षों में जब भी मेरे पास समय था,
मैंने अन्य विषयों पर प्रयोग किया और उनको आगे बढ़ाया और कीट पक्षी पौधे इस विषय में जुलाई 1835 में एक पुस्तक प्रकाशित की। मेरी पहली लेखनी के 16 साल बाद मैंने ये पुस्तक प्रकाशित की। मेरे अन्य पुस्तक की तुलना में ये पुस्तक को थोड़ी देर से मुझे फ़ायदा हुआ। सत्य ये है कि स्रावित शरीर से रस को बाहर निकालना चाहिए। एक एसिडिक पदार्थ जो जानवर के पाचन शक्ति को समान प्रमाण में रखता है, ये खोज निश्चित रूप से उल्लेखनीय, ध्यान में रखने योग्य थी। 1873 की शरद ऋतु के दौरान मैं इफेक्ट्स ऑफ क्रॉस एंड सेल्स फर्टिलाइजेशन इन वेजिटेबल किंगडम में ये प्रकाशित करूंगा। ये पुस्तक आर्किड के निषेचन पर बनाई गई है, जिसमें मैंने दिखाया कि क्रॉस निषेचन कितना सही थे और मैं यहाँ दिखाऊंगा कि इसके कितने महत्वपूर्ण परिणाम हैं। 11 वर्षों के दौरान मुझे इस खंड में बनाने के लिए नेतृत्व किया गया, अन्य प्रयोगों को दर्ज किया गया, आकस्मिक निगरानी द्वारा प्रेरित किया गया था और वास्तविक रूप में ये महत्वपूर्ण था कि ये दुर्घटना फिर से दोहराई जाए, इससे पहले कि मेरा ध्यान इस उल्लेखनीय से पूरी तरह से जागृत हो जाए कि पहली पीढ़ी में भी स्व निषेचित माता पिता पौधेहीन हैं। क्रॉस निषेचित माता पिता की शक्ति और ऊंची अधिक है। मुझे ये भी एक आशा है कि मेरी पुस्तक की आर्किड को फिर से प्रकाशित किया जाएगा और इसके बाद डिमॉर्फिक और टाइमॉर्फिक पौधे पर मैंने पेपर के साथ कुछ विषय पर टिप्पणियाँ की हैं, जिन्हें व्यवस्थित करने के लिए मेरे पास कभी समय नहीं था। तब शायद मेरी शक्ति खत्म हो गई थी और मैं ननक डिमिटिक का दावा करने के लिए तैयार था। 1 मई 1881 को लिखा गया था। द इफेक्ट्स ऑफ क्रॉस एंड सेल्स फर्टिलाइजेशन 1873 शरद ऋतु में प्रकाशित हुआ था। जैसे कि मेरा मानना है कि पराग के परिवहन एक पौधे से दूसरे पौधे के लिए समान प्रजातियां हैं और ये मुझे बहुत अद्भुत लगा। अब मुझे भरोसा है कि हरमन मूलन की टिप्पणियों से मुझे स्वयं निषेचित के लिए जितना जोर देना था उससे कई गुना अधिक जोर देना चाहिए। हालांकि मैं ऐसे कई परिस्थितियों से वाकिफ था। मेरे फर्टिलाइजेशन ऑफ ऑर्किड का एक बहुत बड़ा संस्करण 1880 में एक दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में मुख्य रूप से लीनियन सोसाइटी द्वारा मूल्य रूप से प्रकाशित हेटेरोस्टाइल फूलों पर बहुत कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं, जिनमें बहुत कुछ जोड़ा गया है। साथ ही अन्य मामलों के बारे में भी जानकारी दी गई है, जिसमें एक पौधे में 2 प्रकार के फूल होते हैं। मेरी किसी भी खोज ने मुझे इतना आनंद नहीं दिया जितना कि विषम लैंगिक फूलों का अर्थ बनाने में मिला है। इस तरह फूलों को इस तरीके से पार करने के परिणाम को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि इसका असर हाइब्रिड पर पड़ता है। हालांकि इन परिणामों को बहुत कम लोगों ने देखा है। 1841 में डॉक्टर अर्नस्ट क्रूज की लाइफ ऑफ एरासिम डार्विन ये प्रकाशित हुआ था। मैंने इसका अनुवाद किया था और मैंने अपनी सामग्री में उनके चरित्र और आदतों के बारे में भी एक स्केच जोड़ा था। इस छोटे से जीवन में लोगों की दिलचस्पी बहुत है और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि केवल 700 या 800 प्रीतियां ही बाकी थी। 1880 में मैंने मेरे बेटे के साथ फैक की सहायता से हमारी पौधों की गति की शक्ति इसको प्रकाशित किया। ये मेरे लिए कठिन कार्य था। ये पुस्तक कुछ हद तक मेरी छोटी किताब क्लाइविंग पौधे से संबंध रखती है। सिद्धांतों के अनुसार चढ़ाई वाले पौधों का हिसाब देना असंभव था। अलग अलग समूह के सभी प्रकार के पौधों में ऑगस्ट प्रकार की शक्ति थोड़ी सी ही है। ये मामला साबित भी हुआ है और मुझे आगे एक अंतर्भाव सामान्य विधान पर लेकर आ गया है। महान और महत्वपूर्ण वर्गों की गति, प्रकाश से उत्साहित गुरुत्वाकर्षण का नियम आदि सभी परिक्रमा के संशोधित रूप हैं। इसने मुझे हमेशा एकत्रित प्राणियों को, पौधों को ऊंचा करने की कृपा की है और इसलिए मुझे ये दिखाने में एक अलग ही खुशी महसूस होती है कि जड़ की नोक कितनी अच्छी तरह अनुकूल आंदोलन के पास है। मैंने अब 1 मई 1881 को प्रिंट्स को एमएस भेजा है। द फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल मोल्ड थ्रू द एक्शन ऑफ वॉर्म्स। ये एक छोटा सा पर महत्व का विषय है और मुझे नहीं पता था कि ये किसी भी तरह रुचि देगा। नवंबर 1881 और फरवरी 1884 के बीच 8400 प्रतियां बिक चुकी हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत दिलचस्पी देते हैं। ये 40 साल से अधिक भूवैज्ञानिक समाज के सामने एक छोटे से पेपर का पूरा होना है और पूरे भूवैज्ञानिक विचारों को पुनर्जीवन किया है। मैंने शायद अभी तक अपनी सभी प्रकाशित किताबों के नाम बता दिए होंगे और ये सभी मेरे जीवन के खास माइलस्टोन भी हैं। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। पिछले 30 सालों में अपने दिमाग में हुए बदलावों का मुझे पूरा ध्यान तो नहीं है, केवल एक बात को छोड़कर जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और उम्र बढ़ने के साथ कमज़ोर होने के अलावा और क्या ही बदलाव हो सकता है।
लेकिन मेरे पिता तो 83 वर्ष तक जीवित रहे और उनका दिमाग मरते दम तक तेज़ काम करता रहा। मेरी भी इच्छा है कि मैं तब तक ही जीऊँ जब तक मेरा दिमाग साथ देता हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चीज़ों के पीछे उनके कारण सुझाने और नए-नए एक्सपेरिमेंटल टेस्ट तैयार करने में काफ़ी बेहतर होता जा रहा हूँ। पर शायद ये ज़्यादा समझदारी का नहीं बल्कि ज़्यादा प्रैक्टिस का ही असर है। आज भी मुझे सही ढंग से सीधे-सीधे समझाने में बहुत परेशानी होती है जिसके कारण काफ़ी समय ख़राब होता ही है। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है कि मैं हर लाइन के बारे में ज़्यादा लंबे समय तक सोचता हूँ। इस तरह कई बार रीज़निंग और जांच-पड़ताल में हुई अपनी या दूसरों की गलतियाँ मैं अक्सर पकड़ लेता हूँ। मेरा दिमाग भी कुछ अजीब है। मैं पहली बार में अपना स्टेटमेंट या प्रपोज़िशन ऊट-पटांग या गलत तरीके से ही सामने रख पाता हूँ। पहले मैं बहुत सोच-समझ कर ही कोई भी लाइन लिखा करता था। लेकिन कुछ सालों से मैंने जाना कि जल्दी-जल्दी जो समझ आ रहा है, उसे कैसी भी हैंडराइटिंग में लिख देने से काफ़ी समय बच जाता है। इस तरह मैं शॉर्ट में शब्द लिखकर पूरे-पूरे पन्ने भर लेता हूँ और फिर बाद में अलग से बैठकर उसे ठीक कर लेता हूँ। जल्दीबाजी में लिखी गई ये लाइनें कई बार बहुत सोच कर लिखी हुई लाइनों से बेहतर होती हैं। अपने लिखने के तरीके के बारे में तो मैंने काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। वहीं अपनी मोटी-मोटी किताबों के कंटेंट पर भी मैं काफ़ी समय लगाता हूँ। मैं सबसे पहले 2 या 3 पन्नों में अपने कंटेंट के लिए मोटे तौर पर आउटलाइन तय कर लेता हूँ और फिर उसे अच्छे से समझाते हुए आगे के कुछ पन्नों में लिख लेता हूँ। फिर डिस्कशन या ज़रूरी पॉइंट्स के लिए 1 या 2 शब्द नोट कर लेता हूँ। अच्छे से हर पॉइंट को समझाते हुए लिखने से पहले सभी हेडिंग को फिर से लंबा किया जाता है और कई बार उनकी जगह ऊपर-नीचे भी बदली जाती है। मैं हमेशा दूसरे लोगों द्वारा ढूँढे गए फैक्ट्स या अन्य चीज़ें भी अपनी किताब में शामिल करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा मैं हमेशा किसी नए सब्जेक्ट पर काम कर रहा होता हूँ। इस सब के चलते मैं अपने कैबिनेट में कम से कम 30 से 40 पोर्टफोलियो रखता हूँ। कैबिनेट के सभी खानों में नाम के साथ स्लिप लगी रहती है और मैं आसानी से उसमें किताब में शामिल रेफ़रेंस या मेमोरेंडम को नोट करके रख लेता हूँ। मैंने बहुत किताबें खरीदी हुई हैं और हर किताब के आखिर में मैं अपने काम से मिलते-जुलते फैक्ट्स का इंडेक्स तैयार किया हुआ है। वहीं अगर वो किताब मेरी कलेक्शन में ना हो तो मैं अलग से एब्स्ट्रैक्ट लिख लेता हूँ और ऐसे एब्स्ट्रैक्ट से भरा हुआ मेरे पास एक बड़ा बॉक्स है। किसी भी नई चीज़ पर काम करने से पहले मैं अपने सभी शॉर्ट इंडेक्स पर एक बार नज़र घुमाता हूँ और फिर इन सब की मदद से एक जनरल और क्लासिफाइड इंडेक्स बनाता हूँ। आखिर में एक और 2 अच्छे से तैयार पोर्टफोलियो की मदद से मेरे पास वो सब जानकारी एक जगह होती है जिसे मैंने आने वाले जीवन में इकट्ठा किया है। मैंने बताया था कि एक तरह से पिछले 20 से 30 सालों में मेरे दिमाग में काफ़ी बदलाव आया है। 30 साल की उम्र में शायद थोड़ा बाद तक भी। मैं मिल्टन, ग्रे, वायरन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और शेली की तरह-तरह की कविताएँ पढ़ना पसंद करता था। बचपन से ही मुझे शेक्सपियर में बहुत इंटरेस्ट था, ख़ास तौर पर उनके लिखे पुराने ज़माने के नाटक मुझे खुशी देते थे। मैंने शायद बताया है कि पहले मुझे फ़ोटो और म्यूज़िक में भी बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन कुछ सालों से मुझे कविता की एक लाइन भी सुनना अच्छा नहीं लगता। कुछ समय पहले ही मैंने शेक्सपियर के काम को पढ़ने की कोशिश करी और मुझे वो इतनी उबाऊ लगी कि मेरा मन ही परेशान हो गया। पेंटिंग और म्यूज़िक भी ना जाने क्यों अब मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगता। म्यूज़िक सुनकर अब मैं सुकून महसूस करने की जगह पूरे ध्यान के साथ अपने काम को लेकर सोच में पड़ जाता हूँ। सुंदर नज़ारे मुझे आज भी अच्छे लगते हैं, लेकिन पहले की तरह अब ये मुझे उतनी खुशी नहीं देते। वहीं कल्पना को उड़ान देने वाले नॉवल बहुत अच्छे से लिखे हुए नहीं होने के बावजूद मुझे बेहद सुकून और खुशी देते हैं। इसलिए मैं हमेशा नॉवल के लेखकों को बहुत दुआ देता हूँ। बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स मुझे पढ़कर सुनाए गए हैं कि अगर कहानी थोड़ी भी दिलचस्प होती है, तो मेरा मन लग जाता है। वहीं मुझे लगता है कि दुख भरी कहानी पर ख़त्म हुए सभी नॉवल को हटाने के लिए कोई नियम लागू कर देना चाहिए। मेरे लिए तो फर्स्ट क्लास नॉवल वो ही हैं जिसमें ऐसे व्यक्ति की कहानी हो जिसे पढ़कर उसे प्यार हो जाए और अगर किसी सुंदर औरत की कहानी हो तो और भी अच्छा है। ये बहुत दुख भरी बात है कि इन सभी बड़ी-बड़ी कलाओं में मेरा इंटरेस्ट बहुत कम रह गया है, लेकिन सबसे अजीब तो ये है कि हिस्ट्री की किताबें, जीवनियाँ, यात्रा संबंधी किताबें जिनमें कोई साइंटिफिक फैक्ट ना भी हो और सभी तरह के निबंध पढ़ने मुझे आज भी उतने ही पसंद हैं जितने पहले थे। इतने साल काम करके मेरा दिमाग एक ऐसी मशीन में बदल गया है जो फैक्ट्स के ढेर से साइंस का कोई नियम या पैटर्न आसानी से खोज लेता है। लेकिन ये समझ नहीं आता कि इसकी वजह से मेरे दिमाग के केवल उस हिस्से पर इतना गहरा असर क्यों पड़ा है जिसकी मदद से मैं बड़ी-बड़ी कलाओं का मज़ा लिया करता था।
मेरी जगह अगर कोई बहुत तेज़ दिमाग वाला इंसान होता तो शायद उसे मेरी तरह इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। फिर भी अगर मुझे अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने का मौका मिलता तो मैं हर सप्ताह एक कविता पढ़ने की और म्यूज़िक सुनने की आदत बना लेता, ताकि मेरे दिमाग का वो हिस्सा जिसने काम करना बंद कर दिया है वो काम बने रहने की वजह से ठीक चलता रहता। मेरे डूबते इंटरेस्ट के साथ जैसे मेरी खुशियाँ भी कहीं चली गई हैं, और शायद ये दिमाग के लिए बहुत बुरा भी है। मुझे लगता है कि इसके कारण मेरा मॉरल कैरेक्टर भी इमोशनल कमज़ोर होने के कारण घट रहा है। मेरी किताबें ज़्यादातर इंग्लैंड में ही बिकी हैं और कई दूसरी भाषाओं में भी ट्रांसलेट की जा चुकी हैं। ट्रांसलेटेड किताबों के कई एडिशन दूसरे देशों में पहुंच गए हैं। मैंने सुना है कि विदेशी धरती पर अच्छी बिक्री है, किताब की कीमत का असली टेस्ट है। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास तो नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से मेरा नाम आने वाले कई सालों तक याद किया जाना चाहिए। इसलिए शायद मेरी दिमाग की क्वालिटी और बाकी चीज़ें जिसके कारण मैं अच्छे काम के बलबूते पर नाम कमा पाया, उसके बारे में बातचीत करना ज़रूरी है। लेकिन शायद सभी के लिए अलग-अलग चीज़ें असर करती हैं। मैं ना तो हक्सले जैसा बुद्धिमान हूँ और ना ही बहुत जल्दी ही कुछ नया सीख पाता हूँ। इसलिए मैं पेपर या किताब के लिए खराब क्रिटिक हूँ, जो किताब या पेपर पढ़कर तुरंत ही तारीफ में जुट जाता है, लेकिन काफ़ी देर सोचने के बाद ही उसे कोई कमी दिखाई देती है। बेहद लंबी या पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से नहीं समझ पाता हूँ, इसलिए शायद मैं मेटाफिज़िक्स या मैथ्स में कुछ खास नहीं बन पाया। वहीं मेरी याद करने की शक्ति तो अच्छी है, लेकिन कुछ धुंधली सी है। लेकिन अगर मैं कुछ गलत चित्र बनाता हूँ तो मुझे ये तो याद आ जाता है कि मैंने किताबों में कुछ और ही पढ़ा था, लेकिन क्या पढ़ा था और कहाँ से, ये मुझे याद आने में समय लग जाता है। कुछ मायनों में मेरी मेमोरी इतनी ख़राब है कि मुझे कुछ दिनों से ज़्यादा किसी कविता की कोई लाइन याद नहीं रहती है। कई लोग ये कह चुके हैं कि मैं चीज़ों को समझता तो हूँ, लेकिन मेरी रीजनिंग अच्छी नहीं है। पर मुझे नहीं लगता ये सच है, क्योंकि मेरे द्वारा किया गया ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का प्रिंसिपल शुरुआत से लेकर आखिर तक एक लंबा लॉजिक स्टेटमेंट है, जिसे बहुत कम लोग ही समझ पाए हैं। ऐसे स्टेटमेंट को बिना रीजनिंग के लिखा ही नहीं जा सकता। मैंने किसी सफल वकील या डॉक्टर की तरह कई खोज करी हैं और अपनी समझ और कल्पना की मदद से काफ़ी सवालों के जवाब भी ढूंढे हैं। अगर सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो मुझे लगता है कि मैं बाकी लोगों के मुकाबले उन चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से देखता और समझता हूँ, जिन पर शायद ही दूसरे लोग ध्यान दे पाते। वहीं मेरी मेहनत करने की आदत भी मेरे देखने, समझने और फैक्ट्स ढूंढने जितनी ही अच्छी है, और सबसे ज़रूरी बात है मेरा नेचुरल साइंस के लिए बना हुआ सच्चा प्यार। हालांकि इस शुद्ध प्रेम को मेरे साथी प्रकृति प्रेमी द्वारा सम्मानित किए जाने की चाह से बहुत सहायता मिली है। मेरी शुरुआती युवा अवस्था से ही मैंने जो कुछ भी देखा उसे समझने या समझाने का तेज़ इच्छा रखता था, यानी सभी तथ्यों को कुछ सामान्य कानून के तहत झुंड करना। इन कारणों ने मिश्रित रूप से मुझे किसी भी अस्पष्ट समस्या पर किसी भी संख्या में वर्षों तक चिंतन करने या विचार करने का धैर्य दिया है। जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, मैं आंख बंद करके अन्य पुरुषों का मार्गदर्शन करने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। मैंने अपने दिमाग को मुक्त रखने का लगातार प्रयास किया है, ताकि किसी भी तरह का अनुमान करना छोड़ दिया जा सके, चाहे वो कितना भी प्रिय हो। और मैं हर विषय पर एक विरोध नहीं कर सकता। जैसे ही तथ्य इसके विरोध में दिखाए जाते हैं, वास्तव में मेरे पास इस तरह से कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कोरल रीफ्स के अपवाद के साथ मुझे एक भी पहली बनाया हुआ अनुमान याद नहीं है जिसे एक समय के बाद छोड़ दिया गया हो या बहुत ठीक नहीं किया गया था। इसने स्वाभाविक रूप से मुझे मिश्रित सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने के तर्क पर अविश्वास करने के लिए प्रेरित किया है। दूसरी ओर मैं बहुत डरपोक नहीं हूँ, एक ऐसा मानसिक ढांचा जिसे मैं विज्ञान की प्रगति के लिए नुकसानदायक मानता हूँ। एक वैज्ञानिक व्यक्ति में संदेह का एक अच्छा सौदा समय के साथ बहुत नुकसान से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों से नहीं मिला हूँ जो, मुझे यकीन है, अक्सर प्रयोग या निरीक्षण से भटक गए हैं, जो सीधी तरह से भी साबित हो सकता है और घुमाकर। निश्चित रूप से मैं सबसे अजीब मामला दूंगा जिसे मैंने जाना है। एक सज्जन, जो जैसा कि मैंने बाद में सुना एक अच्छा स्थानीय वनस्पति शास्त्री है, ने मुझे पूर्वी देशों से लिखा है कि इस साल आम खेत बीन के बीज या फलियां फली के गलत तरफ हर जगह उगाई गई थी। मैंने और जानकारी मांगते हुए वापस लिखा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन बहुत देर तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने तब दो समाचार पत्रों में देखा कि एक केंट में और दूसरा यॉर्कशायर में प्रकाशित। ये सबसे उल्लेखनीय चीज़ थी, इस साल सभी फलियां गलत तरफ बढ़ रही थी। तो मैंने सोचा इस तरह एक सामान्य बयान के लिए कुछ आधार होना चाहिए। उसी तरह मैं अपने माली एक बूढ़े केंटिश आदमी के पास गया और उससे पूछा कि क्या उसने इसके बारे में कुछ सुना है। उसने उत्तर दिया, वो नहीं श्रीमान, ये गलती होगी क्योंकि फलियां गलत तरफ ही उगती हैं लीप वर्ष पर, और यह लीप वर्ष नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि वे सामान्य वर्षों में कैसे बढ़े और लीप वर्षों में कैसे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने पाया कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वे किसी भी समय कैसे बढ़े, लेकिन वे अपने विश्वास पर कायम रखे। कुछ समय बाद मैंने
अपने पहले सूचना देने वालों से कहा, जिन्होंने बहुत माफ़ी माँगने के साथ मुझसे कहा था कि अगर उन्होंने कोई बुद्धिमान किसानों का बयान नहीं सुना होता, तो उन्हें मुझे पत्र नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन तब से उन्होंने हर एक से फिर से बात की और कोई नहीं जानता था कि उनका क्या मतलब है। इसलिए कि यहाँ एक विश्वास, यदि वास्तव में उनके साथ कोई पक्का विचार जुड़ा हुआ हो, तो कहना ना हो, तो उसे विश्वास कहा जा सकता है। ये पूरे इंग्लैंड में बिना किसी सबूत के फैल गया था। मैं अपने जीवन के दौरान केवल 3 जानबूझकर गलत बयानों के बारे में जानता हूँ। उनमें से एक हो सकता है झूठ और कई वैज्ञानिक होक्स, जो एक अमेरिकी कृषि पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इसका संबंध बॉस की विभिन्न प्रजातियों, जिसके बारे में मुझे पता चला है कि उनमें कुछ एक साथ बंधी हुई है, को पार करने के द्वारा इंग्लैंड में एक नई नस्ल के बैलों के गठन से था। और लेखक के पास ये कहने का साहस था कि उन्होंने मेरे साथ लिखा-पढ़ी किया था और मैं उनके परिणाम के महत्व से असर पड़ा था। ये लेख मुझे एक अंग्रेज़ी कृषि पत्रिका के संपादक द्वारा भेजा गया था, जिसने मेरी राय माँगी थी। एक दूसरा मामला कई किस्मों का एक विवरण था, जो लेखक द्वारा प्राइमूला की कई प्रजातियों से उठाया गया था, जिसने बीज का एक पूरा जन्म था। हालाँकि पौधों की कीटों से पहुँच से सावधानी से बचाया गया था। ये खासा तब भी प्रकाशित हुआ था, जब मैंने असमान तरीके से अर्थ का पता लगाया था और पूरा कथन धोखाधड़ी से भरा था। ये कीटों की इस तरह से बाहर रखने का निरादर किया गया था, वे मुश्किल से विश्वास करने लायक हैं। तीसरा मामला अधिक जिज्ञासु था। श्री हुत ने अपनी पुस्तक कंक्लूजन मैरिज में बेल्जियम के एक लेखक के एक लंबे उदाहरणों को प्रकाशित किया। उन्होंने कहा था कि उनके पास कम से कम हानिकारक प्रभावों के बिना कई पीढ़ियों के लिए निकटतम तरीकों से खरगोशों के अंतर नस्ल किया गया था। लेख बेल्जियम के एक रॉयल सोसाइटी की एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, लेकिन मैं शक से बच नहीं सका। मुझे शायद ये पता हो कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और प्रजनन जानवरों में मेरे अनुभव ने मुझे ये बहुत ही असंभव लगता था। इसलिए बहुत संकोच के साथ मैंने प्रोफेसर वैन बेंडेन को पत्र लिखकर पूछा कि क्या लेखक एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं। मैंने तुरंत जवाब में सुना कि समाज को ये जानकर झटका लगा है कि पूरी गिनती गलत थी और धोखा थी। जिस प्रकाशित बयान पर श्री हत ने भरोसा किया था, उसकी गलत जानकारी खुद उनकी पुस्तक ने सभी प्रतियों की डाली में पर्ची डाल दी है और तब तक नहीं बिक पाई थी। लेखक को सबके सामने कहने के लिए चुनौती दी गई थी कि उन्होंने अपने प्रयोगों के दौरान खरगोशों को अपने बड़े भंडार में रखा, जो कई वर्षों तक रहा होगा और उनसे कोई जवाब नहीं निकाला जा सकता। मेरी आदतें एक जैसी हैं और ये मेरे विशेष काम के लिए उपयोग नहीं हुआ। अंत में मुझे अपनी रोटी कमाने में ज़्यादा फुर्सत मिली है, यहाँ तक कि बीमार स्वास्थ्य ने भी मेरे जीवन में कई वर्षों का नाश कर दिया है। इसने मुझे समाज और मनोरंजन से बचाया है। इसलिए विज्ञान के एक व्यक्ति के रूप में मेरी सफलता जो कुछ भी हो सकती है, अनेकों मुश्किलों और मानसिक गुणों द्वारा निर्धारित हुई है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है विज्ञान का प्रेम और तथ्यों को देखने और एकत्र करने में किसी भी विषय उद्योग पर लंबी छाया में मेरी अनेक शक्तियां और आविष्कार के साथ साथ आम संबंध का एक उचित हिस्सा। मेरी दानिश शक्ति ये वास्तव में आश्चर्यजनक है और मुझे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वैज्ञानिक पुरुषों के विश्वास को काफी हद तक प्रभावित करना चाहिए था।